नमस्कार, मैं हूं शब्दम श्रीवास्तव। मैं कभी भी आपने मेरे कंटेंट में ये नहीं देखा होगा, शायद ही देखा हो कि मैं बिलो द बेल्ट किसी पर अटैक करूं, जो कि हमारे मुआशरे का एक कल्चर है कि जब भी आप किसी मुखालिफ की बात करते हैं तो आप उसकी अपोजिशन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कि अमूमन हुक्मरान जो होते हैं दूसरे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, उनका एक लेवल उनका समझा जाता है कि ये कम से कम इस लेवल पे अखलाकियात के ये इस मयार पे होंगे। यानी कोई अगर हुक्मरान है तो वो चोर नहीं हो सकता, ठीक है? वो डाकू, लुटेरा, कातिल नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम है कि हमने जो हमारे हुक्मरान शुरू से चलते आ रहे हैं, वो चोर भी हैं, वो डाकू भी हैं, वो लुटेरे भी हैं, वो कातिल भी हैं और एज़ अ नेशन हमने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। इमाम खुमैनी ईरान के लिए, कुछ लोगों ईरानियों के लिए वो हीरो थे। आज बहुत सी दुनिया के लोगों के लिए वो हीरो हैं। बहुत से लोगों के लिए वो हीरो नहीं है। तो ये भी अब देखना पड़ेगा कि हमारी नज़र में कौन क्या है, जिसको हम मसीहा समझ रहे हैं, दूसरे के लिए वो कुछ और भी हो सकता है। हमारे सामने हिटलर की एग्ज़ाम्पल है। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को बड़े करीब से देखा और वहाँ वही मसले-मसाइल वही, कहीं नहीं गए, मसले-मसाइल वहीं के वहीं। आज मैं आपको बताऊँ कि मैं किस नतीजे पे पहुँचा, ठीक है? आज भी मैं वोट करूँगा तो पीटीआई को करूँगा, इमरान खान को करूँगा। दानिश को जानते हैं ना आप? दानिश एक जी, जी, बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छे कॉमेडियन है। अगर अगर मुझे कोई हँसा सकता है, मुझे हँसाना आसान नहीं, मैं हँसता नहीं हूँ। आराम से नहीं हँसता जब तक जोक में क्वालिटी ना हो। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन डकी भाई जो हैं, डकी भाई साहब जो हैं जब अपना वीडियोज़ बनाते थे, अब तो वो व्लॉगिंग पे आ गए हैं। जब मैंने इस पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इसकी ये दिस इज़ माय फर्स्ट जबरदस्त, कैमरा ये एवर। बिल्कुल ये चलते थे कैमरे उस वक्त। ये पहला हाँ। कैमरा आपका जनाब, ये हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हम देख रहे हैं ऑन भाई का पहला कैमरा इनकी लाइफ का, जहां से ये सफर का आगाज हुआ है। जावेद अहमद गामदी साहब हों, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों, जवाद नकवी साहब हों और अदील अफ़ज़ल साहब, वो तो मेरे दोस्त ही हैं। वो हों और अब जैसे रफ्तार आया है, इस तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर हमदानी और एक अरसे से मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए, जो कि हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा था कि उसको ज़रा मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, जहां हम आपकी तरबियत के ऊपर बात करें, अपनी कौम की इस्लाह के ऊपर बात करें और हम खुद भी, हमें भी ज़रूरत है तरबियत की, हमें भी इस्लाह की ज़रूरत है। तो हम भी कुछ सीखें और आपको भी सिखाएँ, जो हम सीख सकें और जो कुछ आप हमें बताएँ, उसे हम भी सीख लें। तो ये सिलसिला हम जारी रख सकें और इसी सिलसिले को मैंने कंटिन्यू किया है अब पॉडकास्ट की शक्ल में और रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आ गया हूं। पहले क्योंकि लाइव में अमूमन वक्त का मसला होता था, आपके बहुत मैसेजेस आते थे मुझे कि जी किस टाइम लाइव आ रहे हैं, सम टाइम मिस हो जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रिकॉर्डिंग करके उसको प्रॉपर अनाउंस करें। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है कि मेरे साथ ऐसे अब लोग आना चाह रहे हैं जो वाकई ही आज हमारी सोसाइटी में एक मुस्बत असर रखते हैं, जिसमें सबसे पहला इस सिलसिले का जो सबसे पहला दौर है उसमें जो मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसे मेरे दोस्त हैं ये और जिस रास्ते पे ये जा रहे हैं मैं इनको बहुत पहले देख चुका था कि ये उस रास्ते पे ही होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्होंने इस्लाही तरीका इस्तेमाल किया है वो बड़ा हसास है और उसको किस तरह यूटिलाइज किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा कि यार मैं जानता तो हूं इनको और ये माशाल्लाह एक बड़े सोशलिस्ट शुरू से थे, लेकिन यार मैं एक दिन बुला के इनसे पूछूंगा कि ये पीछे क्या राज है आपके और किस तरह आपने तंजो मजा का जो एक सिलसिला है उसको जारी किया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ऑन अली खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑन भाई द ग्रेट, आपका इंट्रोडक्शन जो है मैं उस तरह नहीं दे सका जैसे देना चाहिए। उसकी वजह पता है क्या है? आपका इंट्रोडक्शन आपके अल्फाज है, आपका इंट्रोडक्शन आपकी आवाज है और आपका जो सबसे जबरदस्त इंट्रोडक्शन है वो आपका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ऑन भाई पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और अच्छी बात ये मैं जिस वजह से अपने आप को बड़ा एक काबिल तारीफ समझ रहा हूँ कि आप
बड़ा मुश्किल से वक्त देते हैं क्योंकि आपको समझना, और सबसे बड़ी बात, आपसे बात करने के लिए हमें एक इंटेलेक्चुअल होना बड़ा जरूरी है, वरना फिर यह है कि आप हाँ मोहब्बत वाला हाँ जरूर करेंगे, ना भी करेंगे, लेकिन दोबारा वक्त नहीं देंगे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको टाइम देने में काफी टाइम लग गया, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि आपके साथ इस तरह का सेशन हो। दैट्स ग्रेट। सो अन भाई, चलते हैं हम हमारे टॉपिक की जानिब। जो आज जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था वो ये था कि मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि आप देखें, तंज़ो मज़ा का आपने ये एक टूल बनाया है लोगों को इस्लाह देने का। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, स्पेशली आज का जो सियासी माहौल हम देखते हैं तो लोग जज्बाती हो जाते हैं यार। हम अगर छोटा सा भी हम इख्तलाफ करते हैं किसी से तो वो जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, आइडियोलॉजी का फर्क आ जाता है। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो इस चीज का कैसे ख्याल रखते हैं कि यार मैंने इसको तवाजुन में रखना है कि कहीं लोग हर्ट भी ना हो, डाइजेस्ट भी कर जाए और मेरा मैसेज भी चला जाए। तो ये आर्ट आपने कैसे सीखी और क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैं ख्याल करता ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना 2017 में, तो उस वक्त आपको पता है कि अब इंसान जवानी में जरा ज्यादा एग्रेसिव भी होता है, जरा जज्बाती भी ज्यादा होता है, और उस वक्त सोशल मीडिया भी मेरे लिए काफी नया था। देखिए, बात यह है कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, अ, आज पाकिस्तान बाकी माशरों से इसीलिए पीछे है क्योंकि हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तनकीद सुनना ही नहीं चाहते, यही वजह है। और इसीलिए ये ज़रूरी है, अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें तनकीद बर्दाश्त करना आना चाहिए, हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। तो बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मैं इतना ज़्यादा ख़याल नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि डायरेक्ट होना बहुत ज़्यादा इतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो अगर आप मेरा आज का कंटेंट देखें और इसको कंपेयर करें मेरे 2017-18 के कंटेंट से, तो आपको एक वाज़े वाज़े तब्दीली आपको नज़र आ जाएगी कि अब मैं उस तरह से डायरेक्ट नहीं होता। दूसरी बात इसमें ये कि जब मैंने ये कंटेंट स्टार्ट किया था, मेरा शुरू से एक असूल था। मैं कभी भी, आपने मेरे कंटेंट में ये नहीं देखा होगा, शायद ही देखा हो कि मैं बिलो द बेल्ट किसी पर अटैक करूँ, जो कि हमारे माशरे का एक कल्चर है कि जब भी आप किसी मुखालिफ की बात करते हैं तो आप उसकी अपोजिशन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और ये चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, कोई पार्टी आप उठा लें, बहुत आगे लोग बढ़ जाते हैं। मैं उसका हरगिज़ कायल नहीं हूँ, और मैंने कभी भी अपनी वीडियोज़ में हमेशा कोशिश की है कि मैंने ये ना करूँ। किसी के घर पर जाना, किसी की माँ-बहन के बारे में बात करना, ये मैं करता ही नहीं हूँ। तो ये तो मेरा असूल है कि मैंने बिलो द बेल्ट नहीं जाना। अब दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आप ये देखें कि हमारा मुआशरा बहुत ही अजीब मुआशरा है। ये अखलाकियात की पस्तियों में गिरा हुआ मुआशरा है। तो इधर प्रॉब्लम ये है कि अमूमन हुक्मरान जो होते हैं दूसरे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनका एक लेवल उनका समझा जाता है कि ये कम से कम इस लेवल पे अखलाकियात के ये इस मयार पे होंगे। यानी कोई अगर हुक्मरान है तो वो चोर नहीं हो सकता, ठीक है? वो डाकू, लुटेरा, कातिल नहीं हो सकता। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम है कि हमने, जो हमारे हुक्मरान शुरू से चलते आ रहे हैं, वो चोर भी हैं, वो डाकू भी हैं, वो लुटेरे भी हैं, वो कातिल भी हैं, और एज़ अ नेशन हमने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। हम 75 साल से उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। हमारे लिए एक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये जो भी ओहदे हैं, एमपीए, एमएनए, एक ऐसे है जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है। हमने उनको मुलाज़िम नहीं समझा, हालाँकि दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। हमने उनको मुलाज़िम नहीं समझा, हमने उन्हें सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया। हम उनके साथ सेल्फी खिंचवाने को बड़ा अपने लिए एक कमाल समझते हैं, ठीक है? तो इस वजह से इस वजह से ये हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि हम इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि अब हम चोर को भी चोर नहीं कह सकते, क्योंकि आपने उनको उन उन ओहदों पे बिठा दिया ना, जहाँ उनको एहतराम का हमने एक दर्जा दे दिया, ठीक है? तो अब उनको जब हमने ये दर्जा दे दिया है, तो अब उनके साथ चोर लगाना, वो तो फिर बेएहतरामी है। तो जिस दिन हमने उनको समझ लिया कि ये हमारे जो हैं वो सर्वेंट्स हैं,
तो फिर आप ये सोचना ही छोड़ देंगे कि भाई उसको चोर क्यों कह रहे हो? तो जो चोर है, वो तो चोर है। उसको चोर कहना कोई मसले की बात नहीं है। ये हमारे माशरे ने ऐसा बना दिया है। तो मैं तो लेकिन क्योंकि अब ये प्रेशर ज़ाहिर है, मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो ये प्रेशर मेरे ऊपर भी आता है और इसमें हमारे जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा किरदार है। आप जो न्यूट्रैलिटी सुनते हैं ना, न्यूट्रैलिटी, लोग कहते हैं ये न्यूट्रल है। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ न्यूट्रैलिटी। आइदर यू आर ऑन दिस साइड और यू आर ऑन दैट साइड। मिडल वाले लोग, वो इर्रेलेवेंट हैं। जैसे 2 लोग लड़ाई कर रहे हों, तो एक उसको छुड़ा रहा है, एक उसको छुड़ा रहा है। जो बीच में बैठा तमाशा देख रहा है ना, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रैलिटी इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बस इतना ख़्याल करता हूँ कि बिलो द बेल्ट मैं किसी पे अटैक नहीं करता और थोड़ा-सा डायरेक्ट होने की अब मैं कम कोशिश करता हूँ। हालाँकि उसमें मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं है। वही जैसे मैंने बताया कि एक प्रेशर है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है। तो बाकी अपनी बात तो हमने कहनी है। बिल्कुल आपने एक्सप्लेन बड़ा मतलब ये बड़ी डार्क रियलिटी है यार हमारी, कि वाकई हमने सेलिब्रिटी उनको बना दिया है जो जो एक्चुअली हमारे मुलाजिम होने चाहिए थे। और ये रियलिटी है। मैं खैर आपको एक वाकया बताता हूँ। आज से कोई 10-12 साल पहले का वाकया है। मैं गाड़ी पे जा रहा था इधर मॉल रोड लाहौर पे, तो ट्रैफिक वार्डन ने मुझे रोक लिया और उस वक़्त इतना, अब तो बड़ा आम तसव्वुर हो गया है कि जैपनीज़ गाड़ी जो है उसके शीशे टिंटेड होते हैं, काले होते हैं, सबको पता है। पीछे से जापान से आते हैं तो काले होते हैं और आपको यहाँ पता है यहाँ उस पे कानून है, काले शीशे आप नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग लगाते हैं। लेकिन जो जैपनीज़ गाड़ी है उसमें पीछे से लगाए आते हैं। तो लेकिन 10-12 साल पहले ये तसव्वुर इतना आम नहीं था, वार्डन्स को भी पता नहीं था। तो मैं पासो गाड़ी थी मेरे पास, तो मैं उस पे जा रहा था तो वार्डन ने रोका, उसने कहा ये काले शीशे उतारें। मैंने कहा भाई मैं कैसे उतारूँ? मैंने तो नहीं लगाए। उसने कहा मुझे नहीं पता उतारें। तो अ, मैंने कहा आप उतार लें, मुझे तो नहीं पता, ये तो पीछे से लगे लगाए हैं। वो मानने को तैयार नहीं था। तो फिर थोड़ी बदतमीज़ी कर रहा था, मैंने कहा यार आप पब्लिक सर्वेंट हैं। तो पता है वो क्या कहता है? हम पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उसको यही पता नहीं था कि ये दोनों एक ही चीज़ है। इमेजिन। सही। नहीं तो उस उसने हमारे माशरे को समझते हुए तो सही जवाब दिया ना। हाँ। अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ ना कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छा, मैं इसी से मैं आपसे फिर ये सवाल करूँगा। देखिए माशाल्लाह मैंने आपको लोगों ने, मैं तो आपसे बैठ चुका हूँ, तो पहले भी हमारी अक्सर बात होती भी रहती है कि आपका जो संजीदगी का भी एक आप में जो एलिमेंट है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है। फिर मेरा सवाल है कि क्यों फिर तंज़ो मज़ा को आपने टूल बनाया? आप समझ रहे? बिकॉज़ देखें, संजीदा भी आप वो बात कह सकते थे जो आप कहना चाहते हैं और आज भी आप मेरे साथ बैठ के कह रहे हैं, लेकिन यू चूज दैट स्टायर कॉमेडी। इसके पीछे क्या ट्रेजेडी है, या आपको पर्सनली पसंद है, या आपको लगता है कि कौम हमारी समझती है ये? मेरी पर्सनैलिटी के 2 पहलू हैं। एक तरफ मैं फ़नी हूँ, एक लाइट मूड का बंदा हूँ। मैं कोई अ, खुश्क इंसान नहीं हूँ। दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान हूँ। अगर मैं सीरियस ना होता तो फिर आपने देखा होगा ना, मेरी कॉमेडी दोनों चीज़ों को, मेरी कॉमेडी में सीरियसनेस है। तो मेरी ज़िंदगी के ये मेरी डुअल पर्सनैलिटी है। और मैं शदीद, अब लोग सुन के हैरान होंगे, लोग भी सोचते हैं, लोग जब मुझे मिलते भी हैं ना, वो कहते हैं कि यार आपका बारे में कुछ और ही सोचा था, आप तो कुछ और ही निकले। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं जुगत लगाऊँगा, मैं बड़ी मज़ाक करूँगा हर वक़्त। हालाँकि ये मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि कॉमेडी से मुझे सख्त नफ़रत है। मुझे हर वक़्त हँसते रहने से सख्त नफ़रत है। मुझे उन महफ़िलों से नफ़रत है, जिन महफ़िलों में सिर्फ़ हँसी-मज़ाक होता रहता है। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दफ़ा गुज़र रहे थे, तो सहाबा कराम जो हैं वो हँस रहे थे, कह-कह लगा रहे थे। तो आपने फ़रमाया कि अ, अगर तुम वो जान लो, जो मैं जानता हूँ, तो तुम बहुत कम हँसो और ज़्यादा रो। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ़ है। तो ये बेसिकली मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं और फ़नी मैं क्यों हूँ? ये तो अब देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे क्रिएटिव दिमाग दिया। बहुत से लोग होते हैं, उनके पास अलग-अलग टैलेंट्स होते हैं। आपके पास एक टैलेंट है जो आप कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। जो मैं कर रहा हूँ वो शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। तो अ, कॉमेडी मेरे अंदर बड़ी नेचुरल है।
और बचपन से ही, स्कूल के टाइम से ही इस तरह की मेरे अंदर ये कॉमेडी है और मज़ाक करना इस तरह के। लेकिन मैंने ये फैसला किया था कि इस कॉमेडी को मैं हमेशा इस्तेमाल करूँगा सीरियस मैसेजिंग के लिए। ये भी मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ कुछ हुआ या मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, इस पे समझा। ये मेरे अंदर नेचुरल है और मैं ये क्यों करता हूँ मुझे नहीं पता। मैं क्यों पॉलिटिक्स पे मैं जब स्टार्ट ही किया तो मैंने पॉलिटिक्स से किया था। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी, वो पॉलिटिक्स पे ही थी। अब तो वो इंटरनेट पे है भी नहीं। बट ये है कि वो थोड़ी-सी उसकी बहुत लाइटिंग खराब थी, थोड़ा स्क्रिप्ट ऐसे-वैसे तो मैंने उसको उतार दिया था। वो थी ही कॉमेडी पे और मैं क्यों करता हूँ, मुझे कुछ कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे ये पता है कि मैं कॉमेडी जब करता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा बाय द वे एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं अपने चैनल पर अब मुझे एक अंदर से शिद्दत से एक एहसास होता है कि मैं हर बात कॉमेडी में नहीं समर हर बात कॉमेडी में नहीं कही जा सकती, ठीक है? कुछ बातें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो आप कॉमेडी में नहीं कह सकते, लेकिन मेरा दिल कहना चाहता है। तो उसके लिए फिर जब मैंने फ़नी चैनल पर कॉमेडी करना शुरू की थी। आई मीन फ़नी चैनल पर सीरियस गुफ्तगू करना शुरू की थी सामने बैठ के, जैसे इस वक़्त कर रहा हूँ, लोगों से बात करना। तो लोगों ने भी कहा कि उसके लिए कुछ सेपरेट चैनल बना लें। मुझे भी यही था कि यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इस तरह का है कि आप एक ही चैनल पे मज़ाक और सीरियसनेस इकट्ठे नहीं चला सकते, एल्गोरिदम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं इस वक़्त अपना नया चैनल ऑन अली अनस्क्रिप्टेड के नाम से बना चुका हूँ और उसके 3500 फॉलोवर्स हो चुके हैं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक दिन मैं फ़नी करता हूँ, तो अगले दिन मुझे सीरियस करने का जोश होता है। तो फिर मैं उस चैनल पे चला जाता हूँ और वहाँ जाके मैं कुछ बोल लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा कि कॉमेडी में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। सीरियस गुफ्तगू में मेहनत उतनी उस तरह से नहीं है। तो आप बोल लेते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सीरियस चीज़ को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। तो तो वो चैनल भी मेरा चल रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि नेचुरली मैंने तंज़ो-मज़ाक से ही शुरू किया था और मुझे बिल्कुल नहीं पता ये नेचुरल है मेरे अंदर और मुझे उसी का शौक था। अब मैंने सीरियस चैनल भी बना लिया है, लेकिन तंज़ो-मज़ाक का एक फ़ायदा है। अ, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए बहुत से वे ऑफ कम्युनिकेशन शुरू से दुनिया जब से बनी है, शुरू से ही कम्युनिकेशन के तरीके चलते आ रहे हैं। एक तरफ तो अखबार है, अखबार आपको न्यूज़ दे देता है, दूसरी तरफ आर्टिस्ट्स हैं जो आपको सोसाइटी को एक्चुअली में चेंज करने वाले लोग आर्टिस्ट्स होते हैं। और आपको पता है कि लिखारी के थ्रू, सिनेमा के थ्रू बेसिकली स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग से सिनेमा चेंज होता है। लेकिन एक आम सीरियस गुफ्तगू से कॉमेडी डिफरेंट किस तरह से होती है। इस पे मैंने सोचो-विचार की तो मुझे मालूम हुआ कि अ, आप ये देखें कि अगर आप लोहा है ना, लोहे को अगर आपने तोड़ना है, तो आप उसको चोट लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें। बड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद वो टूट जाएगा। लेकिन इससे बेहतर तरीका है कि आप उसको पिघला दें, ठीक है? अब लोहा हो गया सोसाइटी, उसको पिघला दें, पिघला के फिर उसको जैसे मोल्ड कर लें, ठीक है? कॉमेडी बिल्कुल इसी तरह किरदार अदा करता है। कॉमेडी सीरियस सीरियस इश्यूज़ को पिघला देता है, ठीक है? उसके बाद आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। जो चीज़ टैबू होती है, जिस पे बात नहीं की जा सकती आम हालात में, उसको आप कॉमेडी के थ्रू उस पे बात कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले हमारे माशरे में ख़वातीन जिस तरह से ट्रे लेके आया करती थीं और जो उनको उनको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश किया जाता था। आज वो बहुत कम होता जा रहा है। आज सोसाइटी में अवेयरनेस है। ये कॉमेडी के थ्रू हुआ है। कॉमेडी जब इन चीज़ों पर बात करना शुरू कर देती है, तो फिर वो सीरियसनेस खत्म हो जाती है, लोग उसको लाइट लेते हैं। लाइट लेते हैं तो फिर आर्टिस्ट उसको फिर चेंज करना शुरू करता है। जैसे मैंने दिखाया इस चीज़ को, मैंने वो दिखाया कि बहू आ रही है, अभी-अभी एक चल रहा है आजकल एक ऐड चल रहा है, बहू आ रही है ट्रे में लेके, अब उसको फ़नी वे में दिखा दिया, अब लोग पिघल गए, ठीक है? पिघल गए, लोहा पिघल गया। अब उसको मोल्ड करेगा आर्टिस्ट कि अब इसको मैंने क्या बनाना है, दिखाना क्या है, ये सही है, गलत है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कॉमेडी बहुत अच्छी चीज़ है। वो उन चीज़ों पर हमें बात करने का मौका देती है, सोसाइटी में उन बिहेवियर्स को चेंज करने का मौका देती है, जिनको आप सीरियस गुफ्तगू के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा क्योंकि जब आप इस तरह का कंटेंट निकालते हैं स्पेशली आज के दौर में तो आपका कैथारसिस होता है बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट बट जो हालात थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते जा रहे हैं एक इनकलाबी जहन जैसे कि आपका है आप रखते हैं आपको क्या लगता है कि क्या आज के दौर में इनकलाबी जहन इस तरह के कंटेंट से या किसी भी तरह की तहरीक से उसके अकॉर्डिंग क्या माशरे में या सियासी ढांचों में
डू यू थिंक कि वो तब्दीली या मुस्बत असरात ला सकता है? अगर हम दुनिया की तारीख देखें, वैसे तो मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, रेवोल्यूशनरी माइंड ही रेवोल्यूशन ला सकता है। इंसान देखें, अल्लाह ने इंसान पैदा किए, जानवर पैदा किए, इन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। जानवर खाता है, पीता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। ये सारे काम इंसान भी करता है। एक एक्स्ट्रा काम जो इंसान करता है, वो एक मैं समझता हूँ कि वो हक़ व बातिल की तमीज़ है। जानवर बड़ा सेल्फ़िश होता है। जानवर अपने खाने की फ़िक्र करता है या अपने बच्चों के खाने की फ़िक्र कर लेगा। और कभी-कभी तो बच्चे अगर भूखा हो, तो जानवर अपने बच्चों की भी फ़िक्र नहीं करता, बल्कि उनको भी खा जाता है। इंसान में अगर इंसान हमारी में जो अनफ़ॉर्च्युनेटली इंसानों में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक मेजॉरिटी इस बात को नहीं समझती और वो वही बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे जानवर बिहेव करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं। कमाना भी आप ये समझ लें, जानवर अगर खाता है तो इंसानों में अगर आप आ जाएँ तो बेसिकली कमाना पेट भरना ही है। तो वही वही उसका मकसद है जो जानवरों का मकसद है। लेकिन एक रेवोल्यूशनरी माइंड जो होता है, अब मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा, मैं अपना बड़ा बिल्कुल भी बड़ापन अपना बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ना ही मैं अपने आप को रेवोल्यूशनरी समझता हूँ। मैं अपने आप को एक छोटी-सी आवाज़ समझता हूँ। अ, रेवोल्यूशनरी हर इंसानों के अंदर हर इंसान के अंदर ज़मीर तो होता है ना, लेकिन वो ज़मीर अक्सर व बेशतर सोया रहता है। क्योंकि हम रिज़्क की तलाश में होते हैं। हम अ, हम पे इन्फ्लुएंस होता है। हम पे इधर-उधर के मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। तो हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वरना हर इंसान के अंदर ज़मीर है। तो उसको जगाने के लिए कोई इंसान तो होना चाहिए। कोई इंसान तो होना चाहिए जो उनको झिंझोड़े। तो उसमें होता ये है कि एक रेवोल्यूशनरी माइंड जो होता है, अपनी बात अगेन नहीं करूँगा, जो बड़े-बड़े लोग गुज़रे हैं, वो वो सिर्फ़ ये करते हैं कि वो उनको समझाते हैं कि भाई ये आस-पास जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है? पहले वो उसको उसको रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते एक्चुअली। कहते हैं ये भी हमारे जैसा ही है, ठीक है? बड़ी-बड़ी बातें ना करो। उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी माइंड जो होता है, वो अपने किरदार से साबित करता है। वो क्योंकि आम इंसान फँसा हुआ होता है। वो गलत काम सब कुछ सही कर रहा होता है, वो गलत गलत काम को जस्टिफ़ाई भी कर देता है। लेकिन एक रेवोल्यूशनरी माइंड आके एक तो बताता है कि ये काम सही नहीं हो रहा, ये आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। और फिर वो अपने किरदार से साबित करता है कि ठीक है, मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। उसके बाद क्योंकि इंसान मसाइल से गुज़र रहा होता है, दुनिया मसाइल से गुज़र रही है, पाकिस्तान में अवाम मसाइल से गुज़र रही है। फिर जब वो ऐसा इंसान देख लेती है, ऐसी अ, दुखों में घिरी हुई अवाम जब देख लेती है ये, क्योंकि वो दुखों में घिरी होती है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होती है। जब वो इस तरह का इंसान देख लेती है, तो फिर इंसान के अंदर एक नेचुरल अल्लाह ने सलाहियत रखी है। इंसान इन्फ्लुएंस होता है इंसानों से। इंसान मसीहा ढूँढता रहता है क्योंकि जब वो प्रॉब्लम्स में होता है, तो वो मसीहा खुद ही ढूँढता रहता है। रेवोल्यूशनरी माइंड से ज़्यादा किरदार मैं समझता हूँ इंसान की अपनी भूख है कि वो हर वक़्त मसीहा ढूँढता रहता है। तो जब उसे ऐसा शख़्स मिल जाता है, जिसका माइंड ऐसा है, तो फिर वो उनके पीछे चल पड़ते हैं और फिर तब्दीली भी आ जाती है। लेकिन इसके लिए रेवोल्यूशनरी जो भी हो, उसका अपना किरदार साबित करना बहुत ज़रूरी है। सही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑन पे यहाँ से मेरा एक सवाल है फिर आपसे। क्या आपको लगता है कि वो मसीहा अगर मिल जाए अवाम को, क्या क्या ज़रूरी है कि वो उनके लिए सिर्फ़ एक मुस्बत असर ही रखता हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मनफ़ियात की तरफ ले जाए, जहाँ मनफ़ी हो जाए। तो आपको ऐसा लगता है इस चीज को, क्योंकि इसमें फिर एक बारीक लकीर है जैसे कि आपके कंटेंट में है कि हसास और तंज़ो मज़ा के बीच एक बारीक लकीर है, इसमें भी एक बारीक लकीर है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो मसीहा कहीं सोसाइटी के लिए खतरा ना बन जाए? और हमने देखा भी है, ऐसा हुआ भी है, तारीख में होता भी आया है कि वही एक मसीहा जिसको हम समझते हैं कि वाह वाह, और बाद में इट बिकम समथिंग कि वो अजाब हो जाए। तो उसको क्या कहेंगे? उसके बीच की लकीर को किस तरह डिफाइन करेंगे? हिस्ट्री में अगर हम देखें, बहुत से लोग चेंजेज़ लेकर आए हमारे सामने। अब इसमें लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है। इमाम ख़ुमैनी ईरान के लिए कुछ लोगों ईरानियों के लिए वो हीरो थे।
आज बहुत सी दुनिया के लोगों के लिए वो हीरो हैं, बहुत से लोगों के लिए वो हीरो नहीं है। तो ये भी अब देखना पड़ेगा कि हमारी नज़र में कौन क्या है, जिसको हम मसीहा समझ रहे हैं, दूसरे के लिए वो कुछ और भी हो सकता है। हमारे सामने हिटलर की एग्ज़ाम्पल है। हिटलर के लिए कितने लोग जज़्बाती थे, कितने लोग जज़्बाती थे, कितने लोग उसके साथ आ गए। उसने ऐसे-ऐसे नारे दिए, बट एंड में आज तारीख़ ने बता दिया कि अ, वो किस किरदार का आदमी था। तो ये तो ज़ाहिर है, इसमें तो हम कह नहीं सकते। बात ये है कि जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। हाँ, इसमें अगेन मैं आपको बताऊँ कि वही बात आ जाती है। मैंने शुरू में एक बात की थी कि सोसाइटी जब इल्म इल्म से दोस्ती करेगी, सोसाइटी जब इल्म से दोस्ती करेगी, अवेयरनेस से दोस्ती करेगी, अपने आप को एजुकेट करेगी, अपने आप को हिस्ट्री हिस्ट्री को पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ेगी, दुनिया की तारीख़ को पढ़ेगी, तो आपके लिए ये अ, बहुत आसान हो जाएगा, ये चूज़ करना कि कौन मसीहा है, कौन नहीं है। अब इसमें दूसरी डिबेट्स भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मसीहा ही चाहिए। मैं इस डिबेट का भी ज़ाहिर है मैं कोई अपनी तरफ से कोई भी रिज़ल्ट नहीं देना चाहता, कोई एक जगह पे मैं ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली देखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। तो एक ये भी थिंकिंग है कि कोई मसीहा की इंसान को ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो इंसान में नेचुरल एक कैपेसिटी है कि वो मसीहा ढूँढता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ कानून बनाने हैं, आपको सिर्फ़ कानून-कायदे ऐसे बनाने हैं कि जिसके बाद नाइंसाफ़ी मुल्क में हो ही ना, जस्टिस हो, तो उस तरह भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा आगे एक और जो देखें, बात से बात निकलती है, तो ज़रूर, आज ज़रूर। आपको बातों से ज़रा हम उलझाएँगे। ज़रूर, ज़रूर। ताकि क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो फेस है, मैं तो जानता हूँ आपका, एंड ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़रा उजागर हो, बिकॉज़ यू नीड इट, दैट्स व्हाई आपने ऑनली अनस्क्रिप्टेड बनाया। तो मेरा इसी से आपसे ये सवाल होगा कि आप अमूमन अपनी वीडियोस में इसी तरह की पर्सनैलिटीज़ को टारगेट करते हैं, जो कुछ लोगों के लिए मसीहा हैं, कुछ लोगों के लिए हीरोज़ हैं। तो उसमें हसास तो है कि बहुत ज़्यादा हसास है कि और होता भी होगा। तो इसका फिर आप ख्याल कैसे करते हैं कि किस तरह किसी पर्सनैलिटी को हिट करना है और किस तरह नहीं करना? इसका किस तरह आप फिर इस चीज़ को मद्देनज़र कैसे रखते हैं, स्पेशली अपने कंटेंट मेकिंग में? अ, बहुत आपने अच्छी बात की। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मेरे लिए कोई इंसान मसीहा हो सकता है और दूसरे के लिए वो मसीहा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है। मैंने जब इसमें सोचा ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ना 2017-18 में मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था। आज मैं एक बहुत डिफरेंट इंसान हूँ। अक्सर लोग, इवन आप जिस अगर आप जिस ओन अली को जानते हैं ना, जिससे आप मिले थे, आज मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल चुका हूँ। लेकिन वो चेंज अभी लोगों को नज़र तब आएगी जब मैं इस तरह सीरियस गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि मज़ाक में तो मैं एक लिमिट में रहता हूँ ना। तो सीरियस गुफ्तगू और करूँगा तो आपको बेहतर समझ आएगी कि आज मैं वो ओन अली नहीं हूँ जो 2017-18 में था। आज मैं बहुत बदल चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि जूँ-जूँ एक तो ऐज के साथ आप मैच्योर होते हैं, आप रिसर्च के साथ मैच्योर होते हैं। उसके साथ सोशल मीडिया ने जितनी पिछले अरसे में तरक्की की है, जितने नए-नए लोग सोशल मीडिया में आए हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हों, चाहे वो रिलिजियस फ़ील्ड से हों, जावेद अहमद गामदी साहब हों, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हों, जवाद नकवी साहब हों और अदील अफ़ज़ल साहब, वो तो मेरे दोस्त ही हैं। इस वो हों और अब जैसे रफ्तार आया है, इस तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मैं इन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, जिनसे मैं सीखता रहता हूँ। मैंने कहा कि इस मुआशरे को जो चीज़ चाहिए ना, वो चाहिए क्रिटिसिज़्म को बर्दाश्त करना और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना। मैंने 2018-19 में
मैंने ये सीखना शुरू किया। उससे पहले मैं एक डिफरेंट इंसान था। आज मैं बदला हुआ इंसान हूँ। आज मैं अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता हूँ। आज मैं दूसरे से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूँ और मैं अपने दिमाग को खोल के रखता हूँ। अब मैं कोई जज्बाती बंदा नहीं हूँ। अब मैं दिमाग को खोल के सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ और फिर फैसला करता हूँ और मुसलसल सीखने का अमल जारी रहता है। तो बात ये है कि एक मैं आपको बात बताता हूँ कि हम कोई चीज समझने के लिए कोई हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। मैं ये समझता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक 2024 तक 75 सालों में एक बहुत ही, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। एक कंपनी 75 साल से चल रही हो और वो मुसलसल नीचे जा रही हो और आखिर में 75 साल बाद आपको ये पता लगा है कि वो तो डिफॉल्ट के एज पे खड़ी हुई है और आपको ये भी पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते रहे, किस तरह से इसकी इकोनॉमी डूबी, किस तरह से बिजली के मसाइल जो आपने 92, 93 में मुआहदे किए थे, किस तरह से उनकी वजह से 92 के मुआहदों की वजह से 2024 के लोग भुगत रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि 75 साल से जो-जो ताकत, जो-जो एंटिटीज, जो-जो पॉलिटिकल पार्टीज 2024 तक इस मुल्क को चलाती रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि आज उनके फेलियर की, पाकिस्तान के फेलियर की जिम्मेदार वो हैं, तो आई थिंक ये तो काफी रीजनेबल बात है कि नहीं? जब एक टीम हारती है, क्रिकेट टीम जब भी हारती है, तो हारने के बाद पता लग गया फेल हो गई। हारने के बाद सब चीज पे बातें होती हैं। कैप्टन कैसा था? टीम मैनेजमेंट कैसी थी? प्लेयर्स का आपस में ताल्लुक कैसा था? बॉलिंग ने कैसा परफॉर्म किया, बैटिंग ने कैसा परफॉर्म किया, फील्डिंग ने कैसा परफॉर्म किया, हम सब कुछ एनालाइज करते हैं ना। तो ये नहीं हो सकता कि क्रिकेट टीम हार जाए और हम इल्जाम देना शुरू कर दें किसी बाहर के बंदे को कि वो जिम्मेदार हो सकता है। नहीं, इन्हीं का फॉल्ट है जो 75 साल से इस मुल्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, पॉलिटिकल क्रिकेट खेल रहे हैं, वही जिम्मेदार है ना। हाँ, पीटीआई को मैं एज देता हूं। क्यों पीटीआई को मैं इसलिए एज देता हूं? क्योंकि सिंपली अभी वो नए हैं, अभी वो उस तरह से टेस्ट नहीं हुए। हाँ, केपीके में वो टेस्ट हुए हैं, ठीक है, और बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, इवन वही मसले। अच्छा, इसमें से मुझे एक बात याद आई कि मैं वही आपको बता ना कि मैं अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और मैं चीजें देखता रहता हूं। मैंने ये देखा कि आप ये देख लें कि पीटीआई के भी जो साल गुजरे हैं उन 2019 से ऑनवर्ड्स, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को बड़े करीब से देखा और वहां वही मसले मसाइल वही, कहीं नहीं गए, मसले मसाइल वहीं के वहीं। आज मैं आपको बताऊं कि मैं किस नतीजे पे पहुंचा, ठीक है? आज भी मैं वोट करूंगा तो पीटीआई को करूंगा, इमरान खान को करूंगा, क्योंकि वो बाकियों से बेहतर है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसलिए बेहतर है क्योंकि वो नए हैं। हो सकता है वो पुराने होते, आज मेरा कंक्लूजन कुछ और होता। अगर उन्हें ज्यादा मौका मिलता, आज मेरा कंक्लूजन कुछ और होता। तो इसीलिए मैं आज उनको थोड़ा-सा एज दूँगा, लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ और ये मेरा कंटेंट गवाही देगा। मैं आज इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो दुश्मन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपका दुश्मन है ये सिस्टम। इस सिस्टम में जो भी आएगा, इवन पीटीआई भी जब इस सिस्टम में आई ना, तो वही कर रही थी जो बाकी पार्टीज़ कर रही थी। तो असल जो हदफ है आपका और मेरा भी अब यही हदफ है कि ये सिस्टम सिस्टम यानी जो आपका ब्यूरोक्रेसी का जो तरीका है, जो हायरिंग का तरीका है, जिस तरह से ट्रांसफर्स होते हैं, जिस तरह से करप्शन होती है, जो सबको पता है कि कोई ऐसा नहीं जिसको पता ना हो। तो मैंने पॉलिटिकल पार्टी से अपनी तवज्जो हटा के अब सिस्टम पे मरकूज कर ली है। अपने कंटेंट में भी ये आपको मेरे नजर आएगा। तो अब मेरा हदफ कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जो भी इस सिस्टम में आकर इस सिस्टम का दिफा करेगा,
इस सिस्टम के साथ चलता रहेगा। यानी वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, कोई भी हो। अब इस सिस्टम में आकर अगर कोई इस सिस्टम को डिफेंड करेगा और इसके साथ चलता रहेगा, तो फिर हमारी उससे भी लड़ाई है। लड़ाई क्या है? हमारा इख्तिलाफ है। हम अपनी बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। देखिए, आपकी जो बातें हैं अमन भाई, वो कहीं ना कहीं मैं भी गुम हो जाता हूँ, बिकॉज ये अलमिया है हमारे, ये बातें नहीं है, ये एक्चुअली हमारा अलमिया है। और दुख की बात ये है कि कितनी दफा ये एड्रेस हो चुकी हैं चीजें, कितनी दफा ये चीजें एड्रेस हो चुकी हैं, बट चेंज या लोगों की सोच में या माशरे में हमारे उस तरह मैं पॉजिटिविटी नहीं देख पाता। मैं जब रिसेंटली भी पाकिस्तान आया तो आपसे बल्कि रब्ता होता रहा, बट आप बिजी थे आपके वालिद की सेहत को लेके, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आसानियां करे। तो मैंने देखा कि लोगों में मजीद जो है वो डिस्ट्रेस है, मजीद फ्रस्ट्रेशन है। वो इतनी नहीं थी जब मैं 1.5 साल पहले पाकिस्तान में था, आया था। तो वो अलग बात है कि हम पाकिस्तानी, यार मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे आज भी दिल बड़े खुले हैं। जब आप दूसरी कम्युनिटीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को मिलते हैं, तो मैं वाकई कहता हूँ कि वो एक गाना चलता था ना, हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम, तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप इस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस है सोशल मीडिया का और एक इन्फ्लुएंसर की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह, क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया इतना बड़ा टूल है कि ये लोगों के अंदर उस तरह का मुस्बत तब्दीली या असर ला सके कि वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ परफॉर्म कर सकें या कोई स्टेप ले सकें या कोई एक्शन ले सकें? मैं नेगेटिव में नहीं बोल रहा, एक्शन का मतलब ये नहीं कि किसी को आप प्रोवोकेटिव सेंस में ले जाएं, मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं। कहीं नाइंसाफी हो रही है तो क्या सोशल मीडिया से आप कॉल देके लोगों को इकट्ठा करके बाहर लेके जा सकते हैं? क्या इतना पोटेंशियल रखता है ये टूल? यही टूल इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है, इसके अलावा कोई टूल है ही नहीं। और सोशल मीडिया मैं ने सबको पाकिस्तान के आबाद हवाले से खास बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हमारे। पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल हो, हर जगह इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टूल है, पावरफुल टूल है, वो है ही सोशल मीडिया। टीवी अब लोग उस तरह से नहीं देखते, क्योंकि अब आपके पास मोबाइल मोबाइल प्लस सोशल मीडिया, ये जो चीज आपके पास एक आ चुकी है, ये जो टेक्नोलॉजी आपके पास आ चुकी है, इसके बाद हर मीडियम, अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो एक ज़माना था हम अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे, रेडियो तो मुझसे पहले का है। अब ना अखबार है, अब ना टीवी है, ना कोई और है, कुछ और है। अब सोशल मीडिया, जहाँ उसके उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वहाँ सोशल मीडिया का फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आज हर किसी के पास है ये। तो बिल्कुल बाकी सब मीडियम जो जितने भी और चैनल्स हैं, सब सब फ़ॉर्मेट्स जो है वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। इसकी आप मिसाल इस चीज़ से देख लें कि इस वक़्त अगर दुनिया में आप इस वक़्त देख लें कि पाकिस्तान में बैन क्या चीज़ है। इस वक़्त पाकिस्तान में एक्स बैन है, ट्विटर बैन है। तो ये उसकी पावर है, वो इस वज़ह से बैन है। और दुनिया में आप ये देखें कि जो-जो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ बादशाहत का निज़ाम है, जहाँ बड़ी कंट्रोल्ड ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ भी आप ये देखें कि वहाँ सोशल मीडिया को ही कंट्रोल किया जाता है। आप चाइना देख लें, आप और बादशाहत वाले मुल्क जो भी हैं, सऊदी अरब है, आप देख लें, वहाँ भी सोशल मीडिया को ही कंट्रोल किया जाता है। और इस वक़्त जब हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी आपको पता है कि न्यूज़ आ चुकी है कि फायरवॉल इंस्टॉल हो चुका है। और वो किस लिए है? वो सोशल मीडिया के लिए है। और आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, अगर वो ठीक है, तो 40 आपके बजट में फायरवॉल का जो बजट है 40 बिलियन, 40 बिलियन, जबकि एजुकेशन का जो बजट है वो 32 बिलियन है, अगर मैं सही हूँ। बहुत रिलायबल सोर्स से है, आई होप कि वो करेक्ट हो, बट दिस इज़ द रियलिटी। ये है सोशल मीडिया की पावर। और सोसाइटी की आपने बात की, जहाँ तक अनफॉर्च्यूनेटली सोसाइटी बहुत बहुत पोलराइज़्ड है। जिस तरह से अवाम पोलराइज़्ड है, कोई एक टॉपिक आप उठा लें, कोई एक घटना हो जाए मुल्क में, उस पे हम फ़ौरन डिवाइड हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई बात होती है, बड़ी मुश्किल से कोई टॉपिक आता है जिस पे हम डिवाइड नहीं होते। आपको याद होगा कि मोटरवे का इंसिडेंट आपको याद होगा, लाहौर में हुआ था, एक खातून के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। जितना बुरा हो सकता है किसी खातून के साथ, वो हुआ था। अब आपको पता है कि उस मौके पर भी नेशन डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में।
इस मुल्क में बुरी से बुरी चीज हो जाए, नेशन एक जगह नहीं खड़ी होती, डिवाइड हो जाती है। अनलेस कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जैसे अर्थक्वेक आ जाए, तो सारे, क्योंकि वो मीठा मीठा एक होता है, जैसे तारिक जमील साहब है मीठे मीठे, तो उधर हर कोई, वहां कोई डिवाइड नहीं होता, तो बाकी हर चीज में हम डिवाइड हो जाते हैं। यही मसला हमारे इन्फ्लुएंसर्स में भी अनफॉर्चुनेटली है, और ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी इसी तरह डिवाइडेड है। कोई एक घटना हो जाए, इन्फ्लुएंसर भी आपस में ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, वो कुछ और बात कर रहा होगा, वो कुछ और बात कर रहा होगा, कोई मिडल ग्राउंड नहीं है। तो मैं इसका बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मैं कह तो रहा हूँ, बट दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो इन्फ्लुएंसर्स का सोशल मीडिया का रोल है, तो अब इन्फ्लुएंसर्स का भी रोल है, और बाकी ये है कि अनफॉर्चुनेटली पोलराइज़ेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस पे अब अगला फिर सवाल, आपको पता है बात से बात जैसे मैंने कहा निकलती है, तो फिर ये है कि देखें इसी तरह जब पोलराइजेशन है और कॉन्फ्लिक्ट होता है ओपिनियंस का, और आई थिंक ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा मौजज़ा कुदरत का ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। जो मैं सोचता हूँ शायद आप वैसा नहीं सोचते, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप एक कंटेंट क्रिएशन करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये आपको भी इल्म है कि लोग आपसे एग्री नहीं करते होंगे 100%, 50% करते होंगे, कभी कभार किसी वीडियो पे 100% भी कर लेते होंगे, बट ये रेशो बड़ा कम होता है। ऑब्वियसली शायद हम भी जो अभी बातें कर रहे हैं, अभी कई लोग नीचे हमें शायद गालियां निकाल दें, या कई लोग हमें बहुत ही प्यार करें तो इस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप क्या तवक्को रखते हैं अपने व्यूअर से, या आपके वो लोग जो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आप उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? मैं उनसे ये तवक्कुआत रखता हूँ कि वो एक ओपन माइंड के साथ हर चीज़ को देखें, मुझे भी देखें, मेरे काम पे तनकीद करें, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। मैंने जैसे बताया कि मेरी सोच ये है कि इंसान को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और क्रिटिसिज्म सहने की आदत होनी चाहिए। यही होगा तो हम इम्प्रूव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली माशरे में एक बीमारी है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है। ये कौम, ये उम्मत तब आगे बढ़ेगी जब हम अपने आप को, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन शुरू कर देंगे। क्रिटिसिज़्म, अपने ऊपर क्रिटिसिज़्म लेना शुरू कर देंगे, और दूसरे पे अगर तनकीद करना, ऑब्वियसली ये हर किसी का राइट है। दिस इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपने तनकीद तो करनी है। तनकीद तो आपने करनी है। अब वो जो बात है पोलराइज़ेशन, वो एक डिफरेंट एक टॉपिक है कि उसमें फिर ना असल में झूठ की मिलावट बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पे झूठ बहुत ज़्यादा है, और लोग एक ज़माने में हम भी, जो आती थी न्यूज़ उसको आ गई ऐसे। हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि वो हम में से नहीं है जो बगैर तहकीक किए बात को आगे पहुँचा दे। तो मैंने तो उस काम से, भाई एक ज़माने में हम भी करते थे, आज बहुत लोग करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जानबूझ के करते हैं। नहीं होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट लोग करते हैं व्यूज़ के लिए, अ, अपने लिए। नहीं करना चाहिए तहकीक के बगैर। तो मैं अपने ऑडियंस से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरी पैगाम को समझें और उस पे अपनी राय ज़रूर दें। सही लगे तो अमल करें, नहीं लगे तो ना करें, और सबको सुनें। कीप एन ओपन माइंड। अपनी आँखें खोल के रखें, अपना दिमाग खोल के रखें। बंद दिमाग से मत सोचें। वो इसमें मुझे आपकी एक वीडियो याद आ गई कि सर्जरी ब्रेन की हुई और अंदर से कुछ निकला, मैं बोल नहीं सकता। हाँ, तो हाँ, वो अब देखें आज के दौर में ऑल्दो मैं चाहूँगा कि मैं उस तरह का कंटेंट, मेरा दिल करता है मैं बनाऊँ, लेकिन आजकल आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने जैसे बताया कि मैंने ज़रा कंटेंट को बहुत थोड़ा आजकल चेंज कर बहुत लिया। बैलेंस हो गया। बैलेंस इन द सेंस ये नहीं कि मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस इन द सेंस के वही हाँ बात नहीं, ना मैंने देखा आप कि बहुत सिस्टम पे आ गए हैं। आप, मैंने देखा है कि आप जो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं वो किसी, आई थिंक सियासत से हम उसको रिलेट नहीं कर सकते, वो हमारी तरबियत से हम उसको रिलेट जरूर कर सकते हैं, उसको हम अपनी सोशलिज्म से रिलेट। आप ये भी देख लें कि अगर मैं अब कैरेक्टर बनाता हूँ ना, पहले मैं पॉलिटिकल कैरेक्टर बनाता था तो मैं किसी ना किसी को कभी शहबाज शरीफ बन गया या कुछ और बन गया। अब आप देखेंगे, ऑल्दो मेरा दिल बहुत करता है, ऑल्दो करने में हर्ज भी नहीं है, लेकिन लोग नहीं सुन सकते ना, तो थोड़ा सा वही जो आपने खुद कर दी बात
और अच्छा किया आपने, ये मुझे खुद याद नहीं था। तो आपने बता दी कि हाँ, वजह यही है। कुछ चीज़ें आपके कॉन्शियस में अंदर होती है ना, तो सबकॉन्शियस में। तो यही वजह है कि मैंने सिस्टम को टारगेट ज़्यादा करना है, ठीक है? ऑल्दो मैं बहुत से लोगों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, जो इस वक़्त हुकूमत में है ना, वो लोग ज़िम्मेदार हैं, वो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। वो चला रहे हैं, मुझे उन पर तनकीद करने का, उनकी पैरोडी करने का पूरा हक है। लेकिन फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देके, जो कि देना बनता भी नहीं है, बट स्टिल मैं ये अवाम को दिखाना चाह रहा हूँ कि असल चीज़ सिस्टम है, ठीक है? लोग नहीं है। तो मैं फ़ोकस वहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है वो करने से। असल चीज़ ये है। अच्छा, वैसे तो अब यहाँ तक एक इज़्ज़त का कानून भी आ गया माशाल्लाह। अगर आपने किसी को किसी की कोई भी आपको मतलब आपको यहाँ तक इज़्ज़त पे आप 90 दिन के लिए अंदर, तो ख़ैर वो प्रॉब्लम नहीं है मेरा। असल प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो पहले से कर रहा हूँ। इस कानून से पहले से कर रहा हूँ। बट असल सर प्रॉब्लम ये है कि पैरोडी मैं राइट्स चाहता पे हूँ कि भी अब कानून आ गए। आप किसी फेमस अच्छा, पर्सनैलिटी की पैरोडी करें, मैंने सुना है अनिल कपूर ने रजिस्टर्ड कराया कि अगर आप मेरी पैरोडी करेंगे सो यू हैव टू पे मी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की पैरोडी करने के कितने रॉयल्टी बनेगी? पता नहीं। प्राइसलेस, वो आप प्राइसलेस। दे चुके हैं तो बहुत दफा। तो मकसद ये है समर बात करने का कि मैं सिस्टम पे फोकस करना चाहता हूँ, सिस्टम के प्रॉब्लम्स को, चाहे कोई भी आ जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। नहीं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आपने जो कहा वो देखिए हमारा मकसद ये है कि मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, आई होप कि हमारे सुनने वाले समझें, ताकि वही बात कि पोलराइजेशन ज़रूर हो, बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन ऐसे मुद्दे पे जिसमें कौमियत है, जिसमें हम सबका जो है वो एक जिसको मैं कहूँगा इत्तफाकन तौर पर फ़ायदा है, ना सिर्फ ये बल्कि हमारी तरबियाती और हमारी माशरती और हमारी तरक्की में भी इसका हिस्सा है, उसमें एटलीस्ट हम लोगों को एक होना चाहिए। बाकी पोलराइजेशन रखें आप, उसको आपको समझना चाहिए। अच्छा, थोड़े से हम लाइटर नोट के मैं सवालों पे जाऊंगा, जैसे बड़े ही जिसको कॉमन सवाल कहते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो के खुद किसको ऐसा होता है ना कि आप पसंद करते हैं। जब मैं एक्टिंग करता था टीवी ड्रामा में तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे एक्टर्स थे, मैं उनको देखा करता था कि यार ऐसे, या इंडिया में भी अगर हो सकता है, क्योंकि अदाकार जो आर्टिस्ट होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप पाकिस्तान के या बाहर कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आप खुद भी देखते हैं और आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये कुछ ऐसी चीज करता है कि मैं अगर थोड़ा सा एक एडवांसमेंट में जाऊं तो मैं ऐसा करना चाहूंगा, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर? मैं मैंने जैसे पहले बताया आपको कि मैं जो नॉर्मल हमारी रोज़मर्रा की कॉमेडी है, जो झुकते हैं, ये चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैं वही पसंद कर जिस तरह का मैं काम करता हूँ, मैं उसी तरह का काम पसंद करता हूँ। और हँसी-मज़ाक के लिए ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं भी कभी-कभी देख लेता हूँ। अच्छी जुगतें मैं भी सुन लेता हूँ कभी-कभी। लेकिन प्राइमरीली अ, अगर मैं आपको बताऊँ कि 50-50 मैं कहूँगा कि 50-50 से मैं ये नहीं कि मैंने उसको देख के शुरू किया, मैंने देख के शुरू नहीं किया, देख के तो मैंने किसी को शुरू नहीं किया। और मेबी देखें कि जब आप सिनेमा देख रहे होते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो आप पर इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस कहाँ से आया। बट ये है कि मैंने जब ये देखा कि यार तुम्हारी तरह का काम और कौन कर रहा है? तो फिर मेरे सामने आया कि हाँ, वो 50-50 बचपन में देखा था। वो जो है वो मेरे टाइप का काम था। बिल्कुल मेरे अगर मैं उस ज़माने में होता तो मैं अदाकार होता तो मैं ज़रूर उसमें काम करना चाहता। तो अनवर मकसूद साहब ज़ाहिर है वो, और मेरे ख़्याल में वो और डायरेक्शन राइटिंग अनवर मकसूद साहब की होगी और डायरेक्शन शोएब मंसूर साहब की होगी। तो वो मुझे लगता है कि वो काम जो है वो मेरे टाइप का काम है। और अगर हम बाहर चले जाएँ, अच्छा वो काम जिससे इंस्पायर्ड है 50-50 एक्चुअली में जिससे इंस्पायर्ड है, वो है सैटरडे नाइट लाइव शो। सैटरडे नाइट लाइव, ये चैनल आप देखिएगा यूट्यूब पर, और ये बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में कुछ 70s की दहाई का ये है, जिससे इंस्पायर होकर जी 50-50 बिल्कुल, ये बना था। आई थिंक हाँ, गालिबन CNN या आई डोंट नो एग्जैक्ट द चैनल जिस पे ये चलता था सैटरडे, हाँ, क्योंकि इसका हाँ, पहले भी किसी ने जिक्र किया है कि ये उससे हाँ, और इंस्पायर्ड ये था 50। बिल्कुल, और ये आज तक चल रहा है, ये आज तक चल रहा है, और मैं इसको देखता हूँ, फ़ॉलो करता हूँ। और बाकी सबको तो मैं ऐसे ही वैसे ही देख लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंस होने के लिए, यानी कि भई काम को किसी की तारीफ़ करने के लिए मैंने देखना हो तो मैं सैटरडे नाइट लाइव देखता हूँ। इंडिया में बहुत लोग अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। एक नाम है, नाम लेना नाम थोड़ा अजीब है, ऑल इंडिया AIB, आपको मालूम होगा। थोड़ा जो बी वाला जी नाम है जी वो, बिल्कुल, AIB हाँ, पॉडकास्ट।
एआईबी जो जो उनके स्केचेस थे वो भी उसमें सार्केज्म था, तो वो भी मेरे टाइप का काम है। तो अगर मैं कहूँ तो यही सैटरडे नाइट लाइव 50-50, और शायद मैं अगर भूल रहा हूँ तो अगर कोई इस तरह का और भी होगा, हाँ, तीली आया था, तीली बहुत अच्छा काम कर रहा था, और जी अ, बिल्कुल। इसी उसमें काम कर रहा था। इस वक़्त नाशपाती है, वो भी ऐसा ही काम कर रहा है कमोबेश, और जो उसको चलाने वाले हैं कैसर साहब, वो भी मेरे एक दोस्त हैं, और उनके साथ भी इंशाल्लाह, वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं यार काम करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी उनके साथ भी काम करने की कोशिश है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, इसके अलावा तो मुझे नज़र नहीं आया, या शायद मैंने इतना देखा नहीं है। मैं ज़्यादा देखता थोड़ा कम हूँ। मेरे अंदर एक एक प्रॉब्लम सी है अजीब-सी, कि मुझे ये लगता है कि मैं अगर ज़्यादा देखूँगा तो मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँगा, तो मेरी ओरिजिनैलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत कम देखता हूँ। ये अजीब-सी एक मंतक है, पता नहीं क्यों है। नहीं नहीं, ये एक अच्छा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। समटाइम जब हम लाइफ कोचिंग करते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो अमूमन कुछ लोग ऐसा है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत सर्च कर रहे होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में। तो मैं अक्सर उनको ये मना करता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना आपने, यू विल बी पजल्ड, आप कंफ्यूज हो हुँ, जाएंगे, हुँ। और आप वो सब करने की कोशिश करेंगे और वो हर एक पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है कि आपको सर दर्द है एंड यू आर सर्चिंग गूगल के कौन कौन सी दवाइयां सर दर्द के लिए इफेक्टिव है, आप सब खा रहे हैं, तो असर हुँ। कोई भी नहीं करेगी। तो हुँ। ये एक गुड। अच्छी फिलॉसफी है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में किसी एक का अगर आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया नाशपाती हो रही है, बट कोई, जैसे मैं पर्सनली जुनैद अकरम साहब को देखता हूँ, मुझे पसंद है वो काफ़ी, तो मेरी बल्कि ख्वाहिश है कभी उनसे कहीं अप्रोच हो सके तो उनके साथ कभी एक इंटरव्यू किया जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि उनका कंटेंट उस स्टाइल का है। मैं ये नहीं कहूँगा सेम आपकी तरह का है, बट वो उस चीज़ को करते हैं कि तंजो मज़ा में जाके और एक हाँ, मैसेज हाँ। देना, और उनकी डायरेक्शन कैसे शुरू हुई थी और किस तरह अब वो जो है वो मॉडिफाई हो गया। तो ऐसे कोई नाम, कोई पाकिस्तानी किसी इन्फ्लुएंसर का अगर आपको लगता है, आप नाम लेना चाहते हैं, अगर बताना चाह आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। जुनैद अकरम साहब का आपने सही नाम लिया। वो क्योंकि उन्होंने स्केचेस में बहुत कम काम किया, ज़्यादातर तो वो बोल के बात करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एक होता है, उनका मैसेज अच्छा होता है हमेशा। और तो उनके कुछ स्केचेस हैं वो मुझे अच्छे लगे, और जैसे उन्होंने कोई आईटी पे बनाया था, कोई लास्ट टाइम आईटी पे ही बनाया था मेरे ख्याल में, कंप्यूटर आईटी क्लासेस पे पे बनाया था। वेरी। हाँ, 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 वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो वो भी बिल्कुल मैं बोल रहा था अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा मैं दरअसल मुझे क्रिएटिव, जैसे मुझे ना क्रिएटिव काम ज़्यादा इम्प्रेस करता है। तो मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल तो नहीं, बट ये है कि मैं समझता हूँ कि जो दानिश हैं, अ, दानिश को जानते हैं ना आप? दानिश एक जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। अगर अगर मुझे कोई हँसा सकता है, मुझे हँसाना आसान नहीं, मैं हँसता नहीं हूँ। आराम से नहीं हँसता जब तक जोक में क्वालिटी ना हो। और तो अगर मुझे कोई हँसा सकता है तो वो दानिश हैं। और इसके अलावा लेम ब्राउन डूड के नाम से जो हैं, उनका मुझे नाम भूल जाता है अक्सर, आई एम सॉरी। वो मेरे ख़्याल में दुबई में होते हैं शायद, लेम ब्राउन डूड, उनका नाम मुझे भूल रहा है। वो भी बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी कॉमेडी होती है। मेरी नज़र से नहीं वो गुजरे, आई विल चेक, हाँ, फॉर श्योर मैं उनको हाँ, चेक करूंगा। ज़रूर, ज़रूर देखिएगा। और बाकी सब सब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे-अच्छे कॉमेडियंस हैं हमारे यहाँ। रज़ा समो हैं, कभी-कभार उनसे गुफ्तगू हो जाती है। काशान हैं फ्रॉम इडियट्स, अब तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया उनका काम। स्केचेस से थोड़ा-सा हट गए हैं लोग। वो भी, उनसे भी बात हुई थी मेरी कुछ कुछ बार। तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उनकी कॉमेडी की दरअसल टाइप कुछ और है। रज़ा समो भी मैं कभी-कभी हँस जाता हूँ, उनकी उसकी बात पे कभी-कभी हँस जाता हूँ, हँसी आ जाती है। बट ये है कि बाकी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन डकी भाई जो हैं, डकी भाई साहब जो हैं, जब अपना वीडियोज़ बनाते थे, अब तो वो व्लॉगिंग पे आ गए हैं। जब नहीं, नहीं, ज एक्चुअली में मैं आपको बताऊँ एज़ अ क्रिएटर आपको बता रहा हूँ, डकी इज़ वेरी क्रिएटिव। डकी इज़ वेरी क्रिएटिव। अब मुझे फैमिली व्लॉगिंग से मैंने इस पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ इसकी तनकीद पर। बट वही ना, कीप एन ओपन माइंड, आई एम कीपिंग एन ओपन माइंड। सो डकी इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, लेकिन उसने वो अपना, क्योंकि वो छोड़ दिया काम उसने। अब वो उसकी रोस्टिंग पे मुझे गालियों पे एतराज़ होता था, बट ये है कि वो क्रिएटिव इंसान है और वो हँसा सकता है। लेकिन अब उसने काम छोड़ दिए। तो ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। गलत-सही आप कह सकते हैं, किसी को भी गलत-सही, यही मैं शुरू से यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें क्रिटिसिज़्म लेना सीखना होगा, और उस पे रिएक्ट किस तरह से करना है। क्रिटिसिज्म पे रिएक्ट करना है कंस्ट्रक्टिवली।
ये नहीं कि कोई हम पे क्रिटिसिज्म करे, हम गुस्से में आकर तो उसको गालियां देना शुरू कर दें। ये इस कौम ने सीखना है, मेरा मिशन है कि ये इस कौम ने सीखना है, इसको सिखाना है। लेकिन ऑन भाई इसमें एक और भी है, देखिए क्रिटिसिज्म, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अक्सर कुछ ऐसे भेजता हूँ वीडियोज ये वो, तो बहुत ऐसे मेरे पुराने टेलीविजन के लोग जो बड़े सीनियर हैं, जो प्रोड्यूसर्स रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, राइटर रहे हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भेजते हैं कि जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकूं। वो अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं, एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस पर्सनैलिटी पाकिस्तान की, मतलब बाय नेम वो फेमस नहीं है, वो अपने काम से फेमस है। वो हमेशा तुसी की कर रहे हो, लोगों ने तो देखना ही नहीं है, ये क्या आप तो ये चीजें कोई नहीं दे। तो वो मुझे समटाइम बुरा लगता है। मतलब हालांकि मैं इस तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक्टर रहा हूँ, मैं थिएटर का भी एक्टर रहा हूँ, तो मुझ में ये है कि यार कोई बुरा कहते तो बर्दाश्त करना है। फिर जब मैं डॉक्टर बन गया तो और ज्यादा आ गया कि समटाइम मरीज नहीं भी ठीक होता है यार। तो यू हैव टू बेयर इट। तो स्पेशली जब काउंसलिंग में आ गया तो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज उसमें समटाइम ऐसा होता है कि जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं लाइफ कोचिंग में, तो अगला पेशेंट समटाइम एग्रेसिव हो जाता है आपके साथ कि ये क्या, आप क्या कह रहे हैं, मेरी गलती आपने निकाल दी है, आप ऐसे, ठीक है ना। बट यू हैव टू बेयर इट। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे आपको क्रिटिसाइज करते हैं जो बड़ा पर्सनल होता है, जिसकी तुक नहीं होती। फिर काम पे करें ना। मुझे आपकी वीडियोस से अगर इख्तलाफ है तो मैं आपके काम पे करूं ना, मैं आपको पकड़ के डायरेक्ट शुरू हो जाऊं, दैट्स आई थिंक समथिंग बिलो द बेल्ट। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही बात की है। मैं ये बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि आप बर्दाश्त करते रहें। ये अगर आपके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ भी होता है। मुझे नीचे लोग यूथिया लिखते हैं, इमरानडू लिखते हैं, तो मैं अब उस पे अब हर किसी को अब रिएक्ट नहीं कर सकते। और मुझे पता है जो बंदा इस सोच का है कि जिसने डायरेक्ट ऐसी ही बात करनी है, तो उससे बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। उसका तो लेवल ही नहीं है ना कि आप उससे बात करें। उसके लेवल पे फिर आप बात करेंगे। तो बाकी ये है कि जो देखें, अगर इस तरह कोई कर रहा है, तो ज़ाहिर है आपने हर हर वक़्त बर्दाश्त की भी कोई हद हद होती है। तो आपने कुछ ना कुछ एक हद में रहकर किसी हद तक तो जवाब देना ही देना है। मैं इसके साथ हूँ, आपके साथ हूँ बिल्कुल। और एक और और चीज भी। क्योंकि मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, ही इज़ अ न्यूरोसर्जन। डॉक्टरों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ कि डॉक्टरों के साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स में होता है, अमूमन के मरीज़ लाया जाता है और ऐसी हालत में कि जिसके बाद वो ट्रीट करने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होता है, और उसके बाद अगर उसे कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो फिर जिस तरह डॉक्टरों को उनकी तज़हीक की जाती है, उनको मारा-पीटा जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा ज़ुल्म है, बहुत बड़ा ज़ुल्म है। और इसमें हमारे सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। हमारे जिस मेहनत करके जिस तरह डॉक्टर एक बनता है, डॉक्टर जिस और फिर उसके बाद कितना उसको पूरी ज़िंदगी लग जाती है पढ़ने में। उसके बाद जब वो इस तरह का बिहेवियर देखता है, तो फिर ये इस पे दुःख होता है। इसमें लोग भी अच्छा, ज़िम्मेदार हैं, सिस्टम भी ज़िम्मेदार है। अच्छा, इसमें अगर ऑन भी मैं आपको ये कहूँ कि केस बड़ा इसमें है कि हम शायद, या आपने पहले ये बात की बड़ी अच्छी, कि ये मैं हमेशा समझाता हूँ जब मेरी स्पेशली जब यंग लोगों से मेरी कैरियर काउंसलिंग हो कुछ, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि देखें, एक बात ज़हन में रखें, अपनी गलती मानना ये सबसे बड़ी इस्लाह है। क्योंकि जब आप अपनी गलती मानना सीख जाते हैं ना, फिर जब कोई दूसरा गलती करता है ना, तो आपको उसके ऊपर तनकीद करना भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कल को मेरी भी गलती होगी तो मैं भी इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो मुझे कोई क्या शख्स कहेगा तो क्या बुरा लगेगा, तो वो उसका ख्याल रखता है। ये बड़ी डीप फिलॉसफी है अगर समझें। और हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है, जब मैं स्पेशली इंटरनेशनली जब लोगों के साथ काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ दूसरों में भी है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि उनको समझ आ जाती है अपनी गलती, कि वो आगे से बहस नहीं करते। हमारा मसला ये है कि हम ना सिर्फ गलती नहीं मानते, बल्कि हम बहस भी करते हैं अपना रॉन्ग पॉइंट प्रूफ करने के लिए। खामोश हो जाओ ना, अंदर मान लो कि भाई मेरी गलती नहीं, लेकिन हम उसी को प्रूव भी करेंगे, जो गलत है उसको प्रूव भी करना हमने कि नहीं हम ठीक हैं, और उसके लिए फिर हम सिस्टम भी बनाएंगे पूरा। और इसी तरह हमारा, आपको पता है, ऐसी सिस्टम भी चल रहा है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए फिर पूरे सिस्टम को हम अगेंस्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा, आई थिंक स्केरी है, समटाइम मुझे स्केरी लगता है, क्योंकि इसी से जाके एक्सट्रीमिज्म हो जाती है। फिर आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे बात की, मैंने वही बात की कि जो मैंने बात शुरू से की, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना, ये वही सारी जड़ें वहीं से निकल रही हैं। अगर आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो फिर आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे और फिर आप गलती भी मानेंगे। जब आप सेल्फ अकाउंटेबल ही नहीं हैं, आप कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, तो फिर सारे मसले इसी जड़ से निकलेंगे। इसी में एक प्रॉब्लम है कि वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है ना, कुछ इस तरह से, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे, बट ये है कि मक्खी से उन्होंने तशबीह दी थी इंसान को, कि जो इंसान कीड़े निकालता रहता है हर चीज़ में। ये भी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। हर चीज़ हम
हर चीज में कीड़े निकालेंगे। तो मक्खी से तशबीह दी कि सारे जिस्म को छोड़ के गंद पे उसने बैठना है, उसने जख्म पे बैठना है। तो ये आई थिंक इसको हमें बेहतर करना चाहिए। अच्छा, थोड़े से लाइट सवाल करेंगे हम। अब हमारे इख्तितामी जानिब जा रहे हैं पॉडकास्ट के, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मुनासिब लगा और आपको लगा कि हमारी ये गुफ्तगू एक वो मकसद हासिल कर रही है जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे बैठे हैं, तो मुझे ज़रूर आपने और भी वक्त देना है, और मैं कोशिश करूंगा कि हम आपके साथ इस गुफ्तगू को जारी रख सकें। अच्छा, मेरा आपसे बस लाइटर कुछ चंद एक सवाल, और फिर हम आगे इख्तितामी जानिब की तरफ जाएंगे और आपसे एक मैसेज भी लेंगे हमारी कौम के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह का सिनेमा आप पसंद करते हैं, क्योंकि मैं बताऊं, ये बात आप शायद पता नहीं एग्री करें ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर है, स्पेशली आपकी टाइप का, जिस तरह के आप कंटेंट बनाते हैं, वो इंस्पायर्ड, एक्चुअली उसका पर्पस यही होता है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री है नहीं उस तरह की, और ना ड्रामा इंडस्ट्री उस तरह की। मैं तो खुद काम करके निकला हूँ ड्रामा इंडस्ट्री से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो तलब है ना, वो यही है कि एक टाइम पे कुछ ऐसा मीडियम बड़े लेवल का बनाया जाए, क्योंकि सिनेमा से बड़ा मीडियम नहीं है कंटेंट में। मेरे ख्याल आप एग्री करेंगे इससे, सिनेमा इज द बिगेस्ट मीडियम जो कंटेंट के अंदर है। आप इन टर्म ऑफ वो छोड़ दें कि आपकी व्यूअरशिप ये वो तो एक अलग चीज़ है, बट मैं आज भी कहता हूँ कि सिनेमा से बड़ा मीडियम कंटेंट में नहीं है। तो ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन किस टाइप का सिनेमा पसंद करते हैं, कौन सी फिल्म्स आप देखते हैं, और कौन सी ऐसी 3 फिल्में हैं जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि यार ये जरूर देखें, स्पेशली हमारी कौम को मद्देनजर रख। That's a very difficult question. मैं दरअसल सिनेमा देखता हूँ, मैं ये कहूँगा कि 1-2 मेरी वही पर्सनैलिटीज़ हैं। एक मेरा एंटरटेनमेंट का पर्पस होता है कि मैं सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। इन्फ्लुएंस होने के लिए हाँ, बंदा देखता ही है, मैं देखता हूँ जो क्योंकि अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि मैं खुद मेरा ऑल्दो मेरे स्केचेस से आपको नहीं लगेगा, बट मेरा बैकग्राउंड फ़िल्म का है, और मैं सिनेमा से ही स्टार्ट हुआ था। और मैं बेसिकली तो मैं शुरू से ही एक डीओपी बनना चाहता था। आपने बताया ना कि कैमरा मेरे पास था, तो मैं तो डीओपी बनना चाहता था। मेरे तो ज़हन में कैमरा था और लाइटिंग थी, और मैंने स्टार्ट भी सिनेमा से किया था, और मैंने एक कैमरा टीम के साथ स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे डीओपी बनना था, मुझे लाइटिंग सीखनी थी। तो मैंने 2 फ़िल्म्स की। एक फ़िल्म थी रहम, जिसमें उसमें एक मटीला फ़िल्म्स प्रोडक्शन थी, वो उसने किया। बाहर से ब्रिटिश टीम आई, डायरेक्टर वहीं का था, लाइन प्रोड्यूसर एंड कैमरामैन भी वहीं का था। तो मैंने वो जॉइन किया उस फ़िल्म को, और मैंने उस पे काम किया, और आई वाज़ रियली इंस्पायर्ड, और बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। लेकिन दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था, द वेरी नेक्स्ट एक्सपीरियंस, इट वाज़ सच अ डिज़ास्टर कि मैंने सिनेमा को, पाकिस्तानी सिनेमा को गुड बाय कह दिया। वो शान साहब की फ़िल्म थी, और वो थी ज़रार, और वो एक नाकाम फ़िल्म है, और उसको मैं समझता हूँ कि 70% बद्दुआ मेरी लगी है कि वो नाकाम फ़िल्म है, और वो होनी थी। सो उसके बाद मैंने सिनेमा छोड़ दिया, और फिर सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि इस पे काफ़ी पोटेंशियल है, मैं फिर इस तरफ आ गया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट आ रहा है। सिनेमा इज़ द बिगेस्ट मीडियम, बट ये है कि सिनेमा अब नेटफ्लिक्स पे जैसे शिफ्ट हो गया है, तो क्योंकि हमारे हाथों में अब आ गया है, तो अगर सिनेमा से मुराद है कि भई बाहर जाकर देखना, तो वो थोड़ा-सा शिफ्ट कर रहा है, अब चेंज हो रहा है। बट स्टिल अगर नेटफ्लिक्स पे भी है तो वो भी सिनेमा ही है। वो सिनेमा ही है ना? तो बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, यस। अ, मैं वही मेरा एक प्रॉब्लम, मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स नहीं देखता। क्योंकि मैं फ़िल्म्स देखता हूँ मेनली एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, और मुझे हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो फ़िल्म्स देखते-देखते इंस्पायर कर देती हैं, डायरेक्टर में अगर आपको बताऊँ, क्रिस्टोफर नोलन, आई मीन वो टॉप पे हैं बिल्कुल। और सर ये इस पे उनकी एक अलग पॉडकास्ट है फिर। क्रिस्टोफर नॉलन की आपने बात कर दी है, इस पे तो मैं आपको बताऊं, मुझसे किसी ने एक, यहाँ मैंने फिटनेस कंसल्टेंट का कोर्स किया, तो वो आपसे मोटिवेशन के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप किन किन से मिलना चाहते हैं। एंड यू नो आई मेट शाहरुख खान हियर बाय द वे, वो मेरी एक ड्रीम था, आपको याद होगा बचपन, तो वो मैं माशाल्लाह उससे मैं मिला। तो दूसरा मुझे जो था शौक है मिलने का, जो आज तक है, वो क्रिस्टोफर नॉलन से।
मैं उसके यार स्पॉट बाय में काम कर लूंगा। क्रिस्टोफर नोलन से आप आराम से मिल लेंगे, शाहरुख खान से मिलना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो स्टार का एक है ना, वो स्टार है। सही। सो क्रिस्टोफर नोलन और स्टीवन स्पीलबर्ग, मुझे बड़ी फैंटेसी है इसकी, डायनासोर्स से बहुत ज्यादा मेरा लगाव है, और साई-फाई फिल्म्स, टर्मिनेटर सागा जो है बहुत मुझे पसंद है, और इसी तरह एलियन का जो है सागा, वो मुझे बहुत पसंद है, और स्पेस से रिलेटेड, डायनासोर से रिलेटेड, और साइंस फिक्शन, रोबोट्स रोबोट्स मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो मैं बहुत वैसे एवरेज फिल्म्स भी बड़े मजे से देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीजों में दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। एक जमाने में मैं सोचता था कि यार वो गालिबन डायनासोर्स के जो खोदते हैं ना लोग, उनको पेलेंटोलॉजिस्ट शायद कहते हैं, पेलेंटोलॉजिस्ट। तो एक जमाने में मेरा ख्वाब था, मैंने पेलेंटोलॉजिस्ट बनना है, शौक था कि मैं एस्ट्रोनॉमर बन जाऊं, स्टार्स को देखना है, और रोबोट्स रोबोट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मुझे एक ज़माने में मुझे शौक था मैं कोई ऐसा साइंटिस्ट बन जाऊँ जो रोबोट्स बनाए, और ये जो ह्यूमन ह्यूमनाइड, शायद ह्यूमनाइड कहते हैं शायद उन्हें, वो मुझे बहुत फैंटेसी है उनकी। जैसे विल स्मिथ की भी एक फ़िल्म थी इसी बारे में, आई रोबोट। हाँ, हाँ। तो ये मुझे फ़िल्म्स मतलब अपनी फैंटेसी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैं इनको देखने का मुझे शौक है। लेकिन जब कोई इंस्पायरिंग फ़िल्म आ जाए, अभी एक इंडियन फ़िल्म आई थी, उसका नाम था मेरे ख़्याल में मिमी, मिमी नाम से इंडियन फ़िल्म थी। कृति सेनन की। मिमी, बिल्कुल, जिसमें हाँ। कृति सेनन थी, वो गेसी के ऊपर थी, राइट? एग्ज़ैक्टली, वो दैट वाज़ अ फैंटास्टिक फ़िल्म। और हाँ, मैं थोड़ा भूल गया, इंडिया में मैं जाऊँगा तो आमिर खान की जो फ़िल्म्स हैं वो मैं देखता हूँ। जो वो उसकी और चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट है। बट व्हाट अबाउट राजकुमार हिरानी? राजकुमार हिरानी गालिबन उनकी मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस 2, पीके, 3 इडियट्स, संजू, एंड द लास्ट वन इज डंकी। हाँ, संजू मैंने नहीं देखी, डंकी मैंने नहीं देखी, ये दोनों मैंने देखनी है। तो मैं जरा काफी ये दोनों फिल्म्स देखना अच्छा काफी आपस लिस्ट की में। बात है। जो संजू एंड डंकी, आई थिंक ये उसका सबसे कामों में मैं कहूंगा कि सबसे लोएस्ट रेटेड काम है। बाकी तो पीके एंड 3 इडियट्स, व्हाट अ कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट्स थे वो। स्पेशली मुन्ना, आप मुन्ना भाई एमबीबीएस के कॉन्सेप्ट उठा लें कि यार एक हुंडे को तुम एमबीबीएस कराने भेज रहे हो, व्हाट अ कॉन्सेप्ट। और उसमें कॉन्सेप्ट में उसमें मैसेज भी बड़े अच्छे थे, जो आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, वो उसमें बड़े प्यारे तरीके से उसमें उठाए गए। इसी तरह 3 इडियट्स का बड़ा अच्छा मैसेज था। तो मुझे इस तरह की फिल्म्स, जाहिर है मेरा काम भी इसी तरह से है, इसी तरह की मैसेजिंग से है, तो मुझे ये बहुत इंस्पायर करते हैं। और मेरी एक ड्रीम है, जिस तरह आपने पहले भी एक बात की थी, कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिसपे आप, अभी तो थोड़ा मुझे बजट के इश्यूज होते हैं, जाहिर सर है मैं एक ये जगह बैठ ड्रीम के हम शेयर कर सकते हैं, ये ड्रीम हम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि ये मेरे पास बड़ा खुद मुझे बड़ा शौक है कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम फिल्म्स, बाकायदा फिल्म, और उस तरह में नए लोगों को लेके आए, कि नए जो फिल्म मेकर्स हैं। हाँ, और उसमें प्रॉब्लम मेनली जो है ना, ड्रीम हम शेयर कर सकते हैं क्योंकि पैसा शेयर होगा, ये सबसे बड़ा फायदा है और सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। सबसे बड़ी जरूरत यही है, पैसे के बगैर आप कर ही नहीं सकते, आपका काम उस यार तरह आपको से एक मैं उसका नहीं है। अलमिया बताऊं, मैं जब कतर आने से पहले 2022 मैं नवंबर यकम को यहाँ आया, तो अक्टूबर, बल्कि नहीं, मेरे ख्याल अक्टूबर या उस वक्त सितंबर था, तो मैंने एक फिल्म लिखी, शॉर्ट फिल्म, और हमारे बड़े जबरदस्त डायरेक्टर हैं सैयद निनी। तो निनी भाई के साथ हमने पॉडकास्ट भी किया, लोगों ने बड़ा देखा, वो 8,000 रीच से भी 10,000 रीच से भी ज्यादा हमारा वो गया। तो मैंने एक फिल्म लिखी बड़ी अच्छी, उसमें मैं स्पॉन्सर भी पकड़ा और मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट डाली छोटी मोटी ना, कैमरा ये वो। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या हुई ऑन भाई, कि एक्टर भी, अहमद भाई शायद आपको पता है, अहमद अब्दुर्रहमान हमारे एक एक्टर हैं, कॉमेडी के बड़े मशहूर एक्टर थे, यूफोन के एड्स में आया करते थे, तो हमारे दोस्त हैं। तो वो हम वो उनके साथ वो बड़ी एक जबरदस्त स्टोरी, और मैंने उस पर बकायदा काम किया, लिखा, बड़ा कॉन्सेप्ट था। अनफॉर्चुनेटली जो हमने बंदे हायर किए, जिन्होंने मुझे काम दिखाया कि ये काम हमने किया हुआ है, डन हो गया। निनी भाई तो बहुत जबरदस्त डायरेक्टर हैं, जिन्होंने तो बहुत काम किया हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इन टीम को हायर कर लो यार, अच्छे हैं ये लोग, क्योंकि बजट नहीं हमारे पास, जितना है उनमें आ जाए। यार ऑन भाई अनफॉर्चुनेटली उनको काम के लिए संजीदा ही नहीं थे यार। हमारी वो फिल्म हमने 2 दिन शूट की, तीसरे दिन हम उसको लेके नहीं जा सके, बिकॉज संजीदा नहीं थे। मुनी भाई ने कहा यार लोग तैयार ही नहीं, तो भी वेट करो इंशाल्लाह। फिर मैं इधर आ गया, बट स्टिल लॉट ऑफ कंटेंट आई हैव, जिस पर मैं रिसेंटली मैंने सोचा है कि मैं दोबारा
एक ड्रामा राइटिंग करता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं प्रोड्यूसर हैं, वो ड्रामा बना रहे हैं काफी देर अरसे से। उनको मैंने कहा, उनका बना लिखो लिखो भेजो मुझे। तो आई एम प्लानिंग कि यार इस तरह ये बड़ा जरूरी है। अभी फिल्म इंस्टीट्यूट बनाए कराची में लॉन्च हुए, बट आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इफेक्टिव होगा। वो भी हमारी सिफारिशों की भेंट चढ़ जाएगा, व्हाट आई बिलीव। तो मेरा भी प्लान है, और मैं आपको पता है कि सोशल मीडिया हमारा ब्रेड एंड बटर है मेरा। तो इस पे बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको काम जल्दी जल्दी निकालना है। तो उस चक्कर में ना बहुत से ऐसे काम मेरे भी रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है लाइटिंग कैसे होती है, एक शॉर्ट फिल्म कैसे बनानी है, फिल्म कैसे बनानी है, मुझे पता है। बट ये कि क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो और क्योंकि टीम नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा सा लेजीनेस का इशू भी है। तो मेरा भी बड़ा है कि मैं एक दफा एक शॉर्ट फिल्म तो हो ना, जो एक बंदा बनाए तो पता तो लगे कि कोई शॉर्ट फिल्म बनी है। बाकी स्क्रिप्ट तो सही है, स्क्रिप्ट सही होते हैं, बाकी है कि प्रोडक्शन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर लास्ट मराहिल में जाते हैं। मुझे ये बताएं कि एजुकेशन में जब आपने तालीम हासिल की, क्योंकि आपका इंग्लैंड का भी उसमें सफ़र है और पाकिस्तान में भी है, सबसे इंस्पायरिंग कोई टीचर आपको मिला हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे उस्तादजा ही उस तरह के नहीं है, मतलब वो ही उनको ही बल्कि तालीम की जरूरत है, तो किसी को क्या तालीम देंगे। लेकिन कोई ऐसा टीचर जिसका आप बता सकें कि यार उसने आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट रखा, आपकी तब्दीली में, जो आपकी मेंटल ग्रोथ थी आपकी यंग एज से लेके आगे तक, उसमें उसका क्या किरदार था। दूसरा, कोई ऐसी किताब या कोई एक ऐसा तालीमी कंटेंट जिसको आप कह सकते हैं, या कोई भी तालीमी जरिया, रिसोर्स कह सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स जिसको आप मेंशन करना चाहें, जिसे आपको लगता है कि मेरी मेंटल ग्रोथ में और मेरी सोच समझ में जिसने बड़ी तब्दीली लाई हो। टीचर क्या, आजकल कोई भी तबका हो, टीचर हो, कोई पुलिस में हो, कोई मेरे जैसा वो हो, यूट्यूबर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, प्रॉब्लम इस वक्त पूरी दुनिया में एक जो प्रॉब्लम है वो मटेरियलिज्म का एक बड़ा प्रॉब्लम है। मटेरियलिज्म ये हर चीज को खराब कर रहा है, ये हमारे प्रोफेशंस को खराब कर रहा है, ये हमारी जो सिनेमा हमारा क्यों तबाह है, क्योंकि ये भी इसी मटेरियलिज्म की वजह से कि पैसा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन चुका है, और जिंदगी का मकसद जो है वो पीछे चला गया है। कोई मकसद, इंसान का कोई मकसद होना चाहिए, मकसद सारे पीछे चले गए और मटेरियलिज्म ने आगे जगह ले ली है। तो यही टीचर्स का भी यही, मैं हैरान हूँ कि हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे, मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल से, हालांकि डेरा गाजी खान में मैं पैदा हुआ, तो डेरा गाजी खान का सबसे बड़ा स्कूल था डिविजनल पब्लिक स्कूल। बट ये है कि इट वाज अ वेरी नॉर्मल स्कूल, वही रट्टा सिस्टम, वही टीचर्स। अगर आप लाहौर आ जाएं तो यहाँ बीकन हाउस एंड LGS और आपको डिफरेंट स्कूल्स मिल जाएंगे। बट मैं जो आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी पढ़ता है स्कूल में, दिस इज माइंड ब्लोइंग कि जो स्कूलों में हो रहा है मटेरियलिज्म के ऊपर। आई मीन इतना कमर्शियलिज्म, इतनी हवस पैसों की। आप ये देखें कि मैं अम, अ, स्कूलों में टीचर्स एग्जाम्स में बच्चों को चीटिंग करा रहे हैं, जिसको, क्योंकि जस्ट इसलिए, ये बहुत नॉर्मल है, आपको हैरानी हो रही है, ये हर स्कूल की कहानी है। बच्चों को टीचर्स चीटिंग कराते हैं ताकि स्कूल का रिजल्ट अच्छा आए और पेरेंट्स को बता सकें कि हम आपके बच्चों को कितना अच्छी तालीम दे रहे हैं। मैंने जब ये देखा, मेरा तो दिमाग फटने को आ गया कि ये महंगे स्कूलों में हो रहा है, महंगे स्कूलों में। हम तो बड़े नॉर्मल स्कूलों में पढ़े हैं, वहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि एक टीचर आपको बता दे। यानी यहाँ ये सिस्टम चल रहा है स्कूलों में, बच्चों को छोटी तीसरी क्लास, चौथी क्लास, नर्सरी, प्रेप 1 में ये चल रहा है। लिटरली आप बच्चों को, जिसको नहीं आता, तुम भाई खड़े हो गए इसे बताओ, ये चल रहा है स्कूलों में, ये हालात हैं। क्या कौम निकलेगी, क्या बच्चा निकलेगा आगे जाके। तो बेसिक वही प्रॉब्लम है। ये रियलिटी है। अदब नहीं रहा। हम उस्तादजा का अदब कितना करते थे। मुझे याद है मेरे फादर हमें ड्रॉप करने जाते थे, तो कोई उस्तादजा आगे, इवन वो बाइक पे है या गाड़ी पे किसी पे भी, तो मेरे फादर गाड़ी पीछे रखते थे कि जब तक उस रास्ते से निकल नहीं जाता, पीछे जा रहे हैं, स्लो। तो आज तो बच्चे ऐसे खड़े होते हैं उस्ताद के सामने के मैं मौला जट हूँ। सो दिस इज, ये हमने बिहेवियर्स इंपोर्ट किए हैं, मगरिब से इंपोर्ट किए हैं,
और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वक़्त के साथ-साथ चेंजेस भी आती हैं और कुछ पुराने ज़माने के जो टीचर्स थे वो बहुत ये यानी वो भी अजीब-सी बात है कि जिस तरह से मारते थे, मैंने खुद मारें खाई हुई हैं और मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा इस तरह मार खाए और मैं तो पहुँच जाऊँगा टीचर के सर पे। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो माशरे के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज चेंज हो जाती हैं। तो जब ये चेंज हो रहा है सिस्टम, तो ज़ाहिर है वो रिस्पेक्ट में भी अब वो कमी आएगी और फिर हर कोई मटेरियलिस्ट है, तो फिर वो रिस्पेक्ट भी कहाँ कहाँ जाएगी। और मैंने जो टीचर का आपने पूछा, तो मेरे एक मैथ्स के टीचर थे और उनका नाम है शेख तौकीर आफ्ताब साहब, मैथ्स के टीचर थे और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाते थे, स्कूल में भी पढ़ाते थे और ये तसव्वुर नहीं हो सकता था। अमूमन होता है ना कि जो टीचर आजकल ये हालात हैं कि अमूमन तब भी होते थे कि जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है, वो घर में अगर आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। आजकल टीचर इसे मना करते हैं, स्कूलों में इस पे पाबंदी है। तो उधर आम था, बट ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे टीचर ने कभी ऐसा किया हो कि कोई फ़ेवर दी हो मुझे या मेरे भाई को कोई फ़ेवर दी हो। मेरा भाई तो ख़ैर वैसे ही बड़ा काबिल था। मैं ही था एवरेज। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दैट्स व्हाई इज न्यूरो सर्जन ना। नहीं, ये दैट्स अ डिफरेंट डिबेट क्योंकि आपको पता है ना हमारे माशरे में डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसएस बस यही कर लो, बाकी तो कोई चीज़ है ही नहीं। आर्ट की तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। कंप्लीटली एग्री। अभी हमने हाँ, रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया, वो आर्किटेक्चर इंजीनियर, तो वो कहते हाँ, हैं कि हमें तो ये समझा जाता था कि सबसे निकम्मे बच्चे एनसीए में जाते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं भी एनसीए में होके आया हूँ। कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ ख़ास नहीं था उधर। वहीं पुराने टीचर्स, पुराने तरीक़ेकार, कुछ नहीं सीखने को था वहाँ। तो हमारे माशरे में वही बात है ना कि वो मछली समंदर में तैरती है, उसको दरख़्त पे चढ़ाएँगे तो वो हार जाएगी, ठीक है? इसी तरह शेर को स्विम कराएँगे मछलियों के साथ तो वो भी हार जाएगा। सो हमारे लिए, हम जैसों के लिए तो स्कूलों में कोई सिस्टम ही नहीं था ना, तो हम बड़े धक्के खा के आज बड़ा लेट हमने काम शुरू किया। उसकी वजह यही है कि सोसाइटल प्रेशर्स। अब मैं इसमें आपको एक और बात याद आ गई कि मैंने 2 मास्टर्स किए हैं इसी चक्कर में कि डिग्रियाँ जमा करनी है सिर्फ़ इस चक्कर में। एमबीए किया यहाँ से, मास्टर्स किया लंदन से, कि वो जो इज़्ज़त का एक होता है और एक छाप लग जाएगी, वो चीज़ें मैंने भी की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन अच्छा होता अगर स्टार्ट से ही वही काम करते जो दिल कर रहा था। तो उसी में नहीं तो आपकी मैं वही ग्रोथ भी होती पूछने है। लगा था, क्या वो डिग्रियां अभी इस्तेमाल हो रही हैं आपके रोजगार में? डिग्रियाँ इस्तेमाल हुई हैं मेरे रोज़गार में, लेकिन आखिर जाकर वही काम किया जो जिसका शुरू से कीड़ा था बचपन में। इन्हीं टीचर से जो इनका मैंने नाम लिया है, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि मैं इंस्पायर्ड हूँ। इस ये टीचर देखते थे मुझे कि ये इस बंदे में ना कुछ क्रिएटिव चीज़ है, इसमें कुछ क्रिएटिव कीड़ा है और बाय द वे वो उनमें भी था, ठीक है? और तो उन्होंने मुझे, आपको बताऊँ एक मज़े की बात, बैक इन 2005, 2006 वो एक टीचर की सैलरी होती है, लिमिटेड होती है। ही गेव मी 25,000 रुपीज़ इन 2005 और 6 के जाओ अपनी म्यूज़िक वीडियो बनाओ। इमेजिन, डीजी खान में बैठा वो टीचर, उसने मुझे पैसे दिए। मेरे पास ज़ाहिर है अम्मी-अब्बू तो सवाल ही पैदा नहीं होता था ना, मैं तो पहले ही गालियाँ खाता था। उन्होंने मुझे पैसे दिए कि जाओ अपनी म्यूज़िक वीडियो बनाओ। तो मैंने 2005-6 में एक म्यूज़िक वीडियो बनाई थी। मैंने सिंगिंग से स्टार्ट किया था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि सिंगिंग में पर्पज़ कुछ नहीं था, पर्पज़लेस चीज़ थी, आज भी है। 99% ऑफ सिंगिंग इज़ अम, घूम रही है फ़ुज़ूल टॉपिक्स के बीच में गिर्द, ठीक है? तो इसलिए सिंगिंग को मैंने परस्यू नहीं किया, बट डेफिनिटली आई विल क्योंकि मैं सिंगिंग को भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपने मकसद के लिए और अनकरीब आप देखेंगे, वो काम भी मेरा देखेंगे। तो शेख तौकीर आफ्ताब सर साहब। इसमें भी आपके साथ हैं हम, आपको कंटेंट भेजेंगे अच्छा गुड, लिखा गुड, हुआ गुड। इंशाल्लाह। गुड। तो शेख तौकीर आफ्ताब साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो वो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मुझे वो बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। इमेजिन उस दौर में और डेरा गाज़ी खान जैसे शहर में। तो आई एम थैंकफुल टू हिम। और उनसे बाद में मैंने कहा भी था कि जब मैं कमाना शुरू हो गया, मैंने उनसे कहा कि यार ये 25,000 आपके ले लें। कहते हैं यूँ समझो मैंने गिरा दिए। मतलब इस बंदे की आप ग्रेटनेस चेक करें। सो मैं हमेशा उनको अच्छे अल्फाज़ में याद करता हूँ और उनको दुआएँ देता हूँ। अल्लाह उनको सलामत रखे। और बाय द वे उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैथ्स पढ़ाते हैं। ही इज़ अ वेरी, आई मीन इतना गुड, उनका एक्सीलेंट मैथमेटिक्स। मैथ्स के वो बाबे, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे। अभी उनका यूट्यूब चैनल भी है। आप जरूर उनको यही, उनका रिटर्न यही है कि यू शुड प्रमोट हिज चैनल, आई थिंक। मैंने किया। डेफ़िनिटली मैंने किया और अब शायद वो उस तरह बना नहीं रहे क्योंकि वो शायद डिमोटिवेट हो गए क्योंकि उस तरह से ज़ाहिर है टाइम लगता है इस चीज़ में। बिज़ी हो गए होंगे, किसी और काम में बिज़ी हो गए होंगे। सही नहीं ऑन अच्छा, भाई आपने एक और बात की थी
इंस्पिरेशन, किताब किताब का प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इसीलिए एजुकेशन में, एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर कोई भी सका। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इवन बुक नहीं, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हाँ। आपको लगता है कि इंस्पायर्ड यू अलॉट, लाइक कुछ कोई गाना भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब है, समटाइम गाना इंस्पायर्ड कर देते हैं आपको। हाँ, तो किताब का प्रॉब्लम ये था कि बचपन से ही ना आई हैड दिस प्रॉब्लम, दिस अजीब वियर्ड प्रॉब्लम। पता नहीं मुझे क्या कभी-कभी लगता था जैसे पता नहीं डिस्लेक्सिया है ये, पता नहीं क्या है। आई कुड नेवर फोकस ऑन बुक्स। मैं अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम, बीमारी नहीं होगी। मैं किताब पे फोकस नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि आई वाज़ वेरी इमेजिनेटिव। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पहली लाइन पढ़ी है और मेरा सर गया इमेजिनेशन में, और जब वापस आया घंटे बाद तो मैं पहली लाइन पे खड़ा हूँ और मैं क्या-क्या कहाँ सितारों में हूँ और मैं नज़ारों में हूँ, और मैं, क्योंकि उस ज़माने में मैं आई वाज़ इन मैट्रिक एफएससी में पोएट्री करता था, शायरी, गाने लिखता था। तो शुरू से यही सीन था। तो अच्छा, उन्हीं टीचर से मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कैमरा खरीदा। वो पड़ा है मेरे पास, अभी भी पड़ा हुआ है। उनसे मैंने वो कैमरा खरीदा था सोनी का, और उसपे मैंने अपने कज़िन्स के साथ शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई थी, यानी मैट्रिक में 9th 10th क्लास में। तो सो दैट इज वेरी उस इंस्पायरिंग। और कैमरे की आई नीड पिक्चर्स, मुझे पिक्चर्स भेजेगा, आई विल शो ऑन द इन पॉडकास्ट के वो कैमरा। एक मिनट ठहरें। ये आपके लिए, इसका डेब्यू नजर आ रहा है, ये दिस इज माय फर्स्ट जबरदस्त, ये बिल्कुल ये चलते थे कैमरे उस वक्त, ये पहला कैमरा आपका जनाब। ये हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हम देख रहे हैं ऑन भाई का पहला कैमरा इनकी लाइफ का, जहां से ये सफर का आगाज हुआ है, और ये आपने आफ्ताब साहब से खरीदा हुआ। ना शेख तौकीर, हाँ शेख तौकीर आफ्ताब, तौकीर साहब। तो ये वो चीज है, आई मीन यहां से दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। कमाल। देखिए माशाल्लाह कहां से कहां आप आ गए। अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। बट ये कि इंस्पिरेशन जो, अगर मैं इंस्पिरेशन, तो आप तो पता है मूवीज से तो आप इंस्पायर होते रहते हैं, ठीक है। और लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे अंदर चेंज आई थी 2017-18 में। वो इस वजह से कि मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, और वहां ऐसे लोग थे जो मेरे बैकग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट थे, ठीक, बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड थी। और मैंने उनसे सीखा, एक्चुअली मैंने उधर देखा कि लोग एक्चुअली द सीईओ, वो सामने बिठाते थे और कहते थे अब क्रिटिसाइज करो मुझे। इमेजिन सीईओ आस्किंग यू टू क्रिटिसाइज हिम। ये प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, ये सेठों की कंपनी में हो सकता है, तसव्वुर भी नहीं है इस चीज का। तो वो कहते थे कि मुझे क्रिटिसाइज करो वहां, और जो लोग बैठे हुए े, जो हमारे कॉलीग्स थे, वहां ये ओपन था कि आपने एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज करना। मेरे लिए तो दुनिया ही और थी। और मैंने जब उस पर सोचा, तो मैंने ये फिर फैसला किया कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, क्रिटिसिज्म तो बड़ी अच्छी चीज है। वो कहता था लिटरली, ही वाज टेलिंग अस कि अभी लड़ो, अभी बैठ के लड़ लो, बाद में ना लड़ना, ठीक है। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और उसके बाद मैं अगर कहूं, और वो कंपनी क्या काम, किस काम की कंपनी थी, आप नाम ले सकते हैं उस कंपनी का? एवरीवन नोज, आई मीन मैंगो बॉस, एवरीवन नोज। उधर मैं काम करता था। मैंने 2 ही जगह काम किया है, एक प्राइवेट कंपनी में काम किया है। अली गुल, आई थिंक अली वाज द गाय। मैं मिला वो उनसे, इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। उनके फादर जो एवेन्यू स्टूडियो है वो उनके फादर का है, एंड मैं उनके फादर की एक ड्रामा प्रोडक्शन थी, उसमें मैंने काम भी किया एज एन एक्टर। और मैं उनके पास एक प्रोजेक्ट लेके गया था उन्हीं दिनों में, 18-19 में, शॉर्ट फिल्म का। तो बट वो फिर उन्होंने कहा कि यार ये इसमें ड्रग्स और इस तरह के ऊपर वो टॉपिक है, तो वी कैन नॉट शो, ऑन दैट टाइम बहुत रिस्ट्रिक्ट होती थी यूट्यूब एंड फेसबुक की चीजें। और इख्तलाफात से हटके, क्योंकि वही बात के ओपन रहना, किसी को जज नहीं करना। किसी से आपका इख्तलाफ है तो फिर ये नहीं कि आप उससे अच्छी चीजें लेना छोड़ दो। सो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और मैंने एक बात ये कि मैंने मुख्तलिफ एक एनवायरनमेंट में गया जहां मुझे मुख्तलिफ लोग मिले। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी कंपनी थोड़ा चेंज भी करें, थोड़ा मुख्तलिफ लोगों के साथ मिले जुले, शायद आपके लिए बेहतरी हो। दूसरी बात यह कि मैं जब आज देखता हूं कि मेरे लिए एक इंसान इस दुनिया में इज वेरी इंस्पायरिंग, वो आप जानते होंगे, जावेद अहमद गामदी साहब। आई एम रियली, मैंने अगर आपने, इस उम्मत ने, इस दुनिया ने, 72-73 फिरकों ने अगर
सीखना है बर्दाश्त, तहम्मुल, रैशनल, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना, अगर और उसका जवाब कैसे देना है, अगर ये इस दुनिया ने सीखना है तो जावेद अहमद गामदी साहब से सीखें। अब इसमें भी ज़ाहिर है मेरे उनसे इख्तिलाफ हो सकते हैं, ठीक है? इख्तिलाफ तो किसी से भी हो सकता है, बट ये चीज़ उनकी अनबीटेबल, तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया उन्होंने, मुझे वो करते रहते हैं, मैं उनकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ। और भी बहुत से लोग हैं, एक नहीं, बहुत से लोग हैं, बट वो टॉप पर हैं, बिल्कुल टॉप पर हैं। सही। आई होप ऑन वे आपको मैंने तंग तो बहुत किया आज, लेकिन मुझे नहीं पता आपका तजुर्बा कैसा रहा है मेरे साथ, बिकॉज एक बहुत अरसे बाद हमने इस तरह की गुफ्तगू की, एक दूसरे से मिले, बात की। अदरवाइज हमारा एक सलसरी सा एक रहता था राब्ता, जो एक कभी फॉर्मल था, कभी ऐसी किसी आपके, स्पेशली आपकी मैं पोस्ट ज़रूर देखता हूँ, स्टोरीज वगैरह एक अरसे से देखता आ रहा हूँ। और आपकी जब फर्स्ट वीडियो लगी एंड वो वायरल हुई, मुझे याद है, इट वाज, मैं नाम ले सकता हूँ उस वीडियो का बिकॉज आपने डिलीट कर दिया, अगर आपको बुरा लगेगा तो मैं नहीं, इफ यू अलाउ मी, शेरू वाली जो वीडियो थी, इट वाज वेरी फेमस राइट। वो आपकी पहली वीडियो थी, तो वहां से लेके आज तक, और वो एक पैशनेट बंदा, मुझे वो भी वक्त याद है जब आपने फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था, यू वर शूटिंग इन अ कायदे आजम लाइब्रेरी फॉर दैट फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो एक हॉलीवुड का प्रोडक्शन था सारा, तो वो भी मैं देखता रहा। एंड मुझे याद है कि उस पर मैंने कमेंट भी किया था आपको कि माशाल्लाह यू आर नाउ देयर जहां आप जाना चाहते थे, और फिर एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई कि आप बिल्कुल ही आउट हो गए फिल्म इंडस्ट्री से। वो मेरे लिए काफ़ी एक ट्रॉमा था काइंड ऑफ। और एक आर्टिस्ट की ये जर्नी होती है, और अल्लाह आपकी इस जर्नी को मज़ीद कामयाबी की तरफ लेके जाए और वहाँ पहुँचाए जहाँ आप जाना चाहते हैं। और सबसे आपको ज़रूरी बात बताऊं, देखें, जब भी कभी माशरे में मसला हुआ है या प्रॉब्लम हुई है, तो टूल वो या जरिया, उसको मैं कहूँगा, वो चीज़ बनी है जो सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल की जाती थी। उसी के जरिए आपने तब्दीली लानी है। इकबाल ने उस दौर में पोइट्री का सहारा लिया जब सिर्फ और सिर्फ शायर रोमांस लिखता था, और बुजुर्ग छुपाता था पोइट्री को जवानों से कि मत पढ़ो खराब हो जाओगे, और उसने उसी को टूल बनाया क्योंकि उसमें तजस्सुस होता है इंसान का। जो चीज़ छुपाई जाती है ना, उसमें तजस्सुस होता है। सोशल मीडिया भी उस टाइम में आपके सामने लोग शुरू में डांटा करते थे कि तुसी फेसबुक पे बैठे हो, की कर रहे हो। आज सब देखते हैं और वही टूल बन रहा है, और आपने उसको जरिया बनाया है इस्लाह का। मैंने कभी भी आपको एज अ कॉमेडियन नहीं देखा, मैंने हमेशा आपको एक रेवोल्यूशनिस्ट देखा है। और जब भी आपसे बात हुई, मेरे ख्याल आप इसे एग्री करेंगे, जब भी मैंने आपको कभी कोई वीडियो पे अप्रिशिएट किया तो कभी उसको एक आपको एज अ कॉमेडियन नहीं किया हमेशा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस एक अमेजिंग जर्नी है आपकी जो चल रही है, चलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म का क्लाइमेक्स रहता है, वो तभी होगा कि जब आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो क्या मैसेज है? तो ओवरऑल मैसेज तो बहुत सारे हैं, बट मैं लोगों से यही, जो मेरा एक मैसेज होता है कि मैं आई एम वेरी, मुझे, आई लव मोटिवेशन। ये जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मुझे स्पेस और डायनासोर अच्छी लगती हैं, इसी तरह मुझे मोटिवेट करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मोटिवेट हों। तो मेरा मैसेज सबको ये है कि अ, आप जो भी करना चाहते हैं, अ, आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ दिमाग में सोचना है, और आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। और आपने, यू जस्ट नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एंड पे मत सोचा करें कि एंड क्या होगा। अक्सर लोग इसीलिए बगैर कुछ किए आज कब्रों में सो गए हैं कि वो यही सोचते-सोचते रह गए कि हमने किया तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। आपने जब भी कोई काम शुरू करना है तो ये सोच कर शुरू करना है कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर आपके ड्रीम है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपके दिमाग में कुछ आ गया, तो इसका मतलब आप वो अचीव कर सकते हैं। और मैंने ये अपनी आँखों से होता हुआ देखा है कि आप जब किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो आपने दिमाग ज़रूर इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने दिल की हमेशा सुननी है कि दिल आपका क्या कहता है। और उसके बाद मेहनत करनी है, मेहनत नहीं छूट सकती, शॉर्टकट्स नहीं, मेहनत करनी है, और नतीजा नतीजा आपने अल्लाह पे छोड़ देना है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं, हमें मैं आपको बेहतर पता है, कोई फॉलोवर्स नहीं चाहिए, कोई हमने बेचना नहीं है कुछ, हम सिर्फ बैठे हैं कि यार ठीक हो जाए। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, आप भी पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, पाकिस्तान से बड़ा मुल्क नहीं है यार। जो हमारे लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं कहता था जब हम होता था यार हमारी कौम ही नहीं है ये वो, जब यहाँ मल्टीपल कौमों के साथ काम किया और उनको हेड भी करके देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब जाके रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हम लोग आज भी इंसान हैं, पाकिस्तान में आज भी हम लोग इंसान हैं, बाकी जगह पे लोग नहीं है। और मैं एक फिलॉसफी पहले मैं अक्सर सुनता था, पोइट्री अनवर मकसूद साहब की किसी की, स्पेशली कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, या इंडिया से हम लोग अलग हो गए, या बड़े सगीर टूट गया। तो मुझे होता था यार वाकई देखो एक मुल्क होता क्या ताकत। जब इनके साथ काम किया यहाँ के, तो रियलाइज हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के लिए बड़ी दुआएं की मैंने बड़ी दुआएं की कायद कि अल्लाह की मग़फ़िरत करे, और उनको मेरी दुआओं से मैं कहूँगा वो जन्नत में, जितनी मैं उनके लिए दुआएं की कि देन मैंने यहाँ पे आके देखा कि यार हम लोग कितने बेहतर हैं उन दूसरी कौमों से। और दूसरी बात ये कि सिर्फ कमी क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ हम अनगाइडेड मिसाइल हैं, हम हैं मिसाइल, हम मसला नहीं है, हम मिसाइल हैं लेकिन अनगाइडेड है, अनफॉर्चुनेटली ये है। तो अन भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ। और ये इसका एहसान सिर्फ इसी तरह चुका सकता हूँ कि मैं आई होप कि मैंने वो सवाल किए होंगे जिससे आप सेटिस्फाई हुए होंगे। नहीं, आपने सवाल बहुत अच्छे किए और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने इतना कभी पॉडकास्ट किया ही नहीं लंबा, और जूं पॉडकास्ट चलता रहा और मुझे मज़ा आता रहा। और भाई लाइक माइंडेड इंसानों के साथ जब आप बात करते हैं फिर यही होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, आई होप आपने भी कुछ ना कुछ मुझसे सीखा होगा। और एक बस मुझे है कि ये ज़्यादा बेहतर होता अगर हम आमने सामने होते, तो शायद ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता। और उसमें हम बहुत ज़्यादा, और क्योंकि वो सामने बैठे हो ना, तो बंदा वो डिले नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो जब भी आप इंशाल्लाह पाकिस्तान आए या मैं कतर आऊं, तो जरूर मैं आपको कहने लगा था कि आपको मैं वेलकम करता हूँ जब भी आए इंशाल्लाह, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम। और हम कतर की कुछ खूबसूरत सी लोकेशंस पे बैठ के करें, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि पाकिस्तान से खूबसूरत लोकेशंस कहीं नहीं है। इंशाल्लाह मैं जल्द, मेरा है इरादा 1-2 महीने में दोबारा एक चक्कर है मेरा, तो आई विल बी बैक। और फिर हमने कोशिश काफ़ी की जब मैं वहाँ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइमिंग्स नहीं हमारी मैच कर सकी। मेरे पास टाइम कम था कि 15-20 दिन थे टोटल, उसी में मुझे मैनेज करना था, तो वो नहीं हो सका मैनेज। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट आई विल भी, जब भी कभी आया पाकिस्तान तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम इकट्ठे बैठेंगे और उसको हम आमने सामने करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास एक मीडियम है, आई होप कि आपको मैं तंग करता रहूंगा और आप मुझे टाइम देते रहेंगे, तो हम बैठते रहेंगे, टॉपिक्स डिसाइड करके प्रॉपर बैठेंगे, तैयारी करके बैठेंगे। हर चीज तैयारी से करें तो अच्छी हो जाती है, बाकी वही बात है, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। तो अन भाई बहुत शुक्रिया, और इजाजत दें, आपको बहुत तंग किया मैंने, और इंशाल्लाह नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। सबको प्यार दीजिएगा, अपने घर वालों को भी, और कोई गलती कोताही तो मैं अभी ऑन एयर माफी मांगता हूँ आपसे। एक फॉर्मेलिटी करनी होती है। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी मैसेज के साथ के कहते हैं ना, उठ बांध कमर, क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, और जो नतीजा है वो छोड़ दें अल्लाह पे। तो कब आप पे करम हो जाए अल्लाह का वो आपको नहीं पता, लेकिन उस करम के लिए ज़रूरी ये है कि आप वो पीके वाला येलो हेलमेट ज़रूर पहन लें कि ऊपर से दूर से फोकस हुआ हो जाए, और उस फोकस के लिए आपको कमर बांधनी पड़ेगी। तो हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।